नमस्ते। वेलकम टू द यूपीएससी पॉडकास्ट चैनल। आज इंडियन पॉलिटी के हमारी सीरीज में हम चर्चा करेंगे चैप्टर 89 नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पर। हाँ, तो ये बात है साल 2000 की। हाँ, मिलेनियम की एकदम शुरुआत थी और अपने देश में, भारत में, हमारे संविधान को लागू हुए ठीक 50 साल पूरे हो चुके थे। सोचिए 26 जनवरी 1950 से लेकर 2000 तक का सफर। हाँ, पूरे 50 साल, एक बड़ा माइलस्टोन था ये। बिल्कुल। तो सरकार को लगा कि भाई ये एक अच्छा मौका है, एक लैंडमार्क है, ये देखने के लिए कि इन 50 सालों में हमारा संविधान, हमारा जो ये रूल बुक है, उसने कैसा परफॉर्म किया है। तो भारत सरकार ने फरवरी 2000 में एक रेजोल्यूशन पास करके कमीशन बनाया। नाम था नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे हम चलिए आसानी के लिए NCRWC कहेंगे। हाँ, NCRWC। और जैसा आपने कहा, ये कोई मामूली कमेटी नहीं थी। इसके अध्यक्ष बनाए गए जस्टिस MN वेंकटचलैया भारत के पूर्व चीफ जस्टिस रह चुके थे। मतलब एक बहुत ही रिस्पेक्टेड लीगल फिगर थे वो। हाँ, बिल्कुल। और कमीशन में कुल 11 सदस्य थे। और ये लिस्ट अगर देखें ना, तो पता चलता है कि सरकार इस काम को कितनी गंभीरता से ले रही थी। इसमें बड़े बड़े लीगल जायंट्स थे, जैसे जस्टिस BP जीवन रेड्डी, वो उस समय लॉ कमीशन के चेयरमैन थे। अच्छा। और जस्टिस RS सरकारिया भी थे। उनका नाम तो सब जानते हैं, सेंटर स्टेट रिलेशंस पर बनी सरकारिया कमीशन से जुड़ा है। और सोली सोराब जी, जो तब अटर्नी जनरल थे, वो भी सदस्य थे इसमें। बिल्कुल। और कमाल की बात यह है कि सिर्फ लीगल्स ही नहीं थे, मतलब पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस वाले लोग भी थे, जैसे PA सांगमा जो लोकसभा के स्पीकर रह चुके थे। सुभाष काश्यप जी संविधान और पार्लियामेंट्री अफेयर्स के तो जाने माने एक्सपर्ट हैं, लोकसभा के पूर्व सेक्रेटरी जनरल भी रहे। हाँ, सुभाष कश्यप जी का नाम तो बहुत बड़ा है इस फील्ड में। और भी थे K परसरन, वो भी पूर्व अटॉर्नी जनरल रहे। श्रीमती सुमित्रा कुलकर्णी पूर्व सांसद थीं। आबिद हुसैन जो डिप्लोमेट रह चुके थे। CR ईरानी एक सीनियर जर्नलिस्ट थे। कहने का मतलब है एक पूरी मल्टी डिसिप्लिनरी टीम तैयार की गई थी। बिल्कुल। कानून, राजनीति, प्रशासन, डिप्लोमेसी, मीडिया, मतलब हर पर्सपेक्टिव को शामिल करने की कोशिश की गई थी। शायद इसलिए ताकि रिव्यू होलिस्टिक हो सके। हाँ, ये बात सोर्स में बताई गई है कि PA संगमा ने रिपोर्ट फाइनलाइज होने से कुछ महीने पहले, शायद 3 महीने पहले, इस्तीफा दे दिया था। खैर, वो एक अलग बात है। पर ये टीम कॉम्पोजिशन अपने आप में काफी कुछ कहता है। ये दिखाता है कि संविधान सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, है ना? ये देश की पॉलिटिक्स से, एडमिनिस्ट्रेशन से, समाज से, सबसे जुड़ा हुआ है। तो जाहिर है इसका रिव्यू करने के लिए भी एक ऐसा अप्रोच चाहिए था जिसमें अलग अलग फील्ड्स के एक्सपर्ट शामिल हो। बिल्कुल सही कहा है। तो आज हम इसी NCRWC की कहानी को थोड़ा खोलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ये कमीशन आखिर बनाया क्यों गया? मतलब 50 साल बाद ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी? सरकार ने इसे क्या काम सौंपा था? क्या इसे संविधान बदलने का मैंडेट मिला था? अक्सर ये सवाल उठता है। हाँ, ये कंफ्यूजन रहता है कई बार। और इसने अपने काम की शुरुआत कैसे की? किन मुद्दों पर फोकस करने का फैसला किया? चलिए, इन सब पहलुओं पर एक एक करके गौर करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कमीशन के टर्म्स ऑफ रेफरेंस की। मतलब उसे क्या काम करने को कहा गया था, सरकार का ब्रीफ क्या था? तो मोटे तौर पर सरकार ने कहा, देखिए 50 साल हो गए संविधान को चलते हुए। अब आप ये जांचिए, ये रिव्यू कीजिए कि संविधान के जो मौजूदा प्रोविजंस हैं वो आज के भारत की जरूरतों के हिसाब से कितने रेलेवेंट है, कितने इफेक्टिव हैं। हाँ, मतलब आज का जो मॉडर्न इंडिया है उसकी जो जरूरतें हैं। बिल्कुल। खास तौर पे 2 क्षेत्रों में। पहला, एफिशिएंट, स्मूथ और इफेक्टिव गवर्नेंस, यानी शासन प्रशासन कितना कुशल है, कितना सुचारू है, कितना असरदार है। और दूसरा, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब सामाजिक आर्थिक विकास की रफ्तार कैसी है। हाँ, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक तरह से संविधान का परफॉर्मेंस अप्रेजल था 50 साल बाद। जैसे किसी कंपनी में एम्प्लॉय का अप्रेजल होता है, या हम अपनी गाड़ी की सर्विसिंग कराते हैं ना, देखने के लिए कि भाई सब पुर्जे ठीक काम कर रहे हैं या नहीं। हाँ, बिल्कुल वही बात। 50,000 किलोमीटर चलने के बाद सर्विसिंग। हाँ, लेकिन यहाँ बात देश के फंडामेंटल लॉ की थी। कमीशन को ये भी देखना था कि अगर मौजूदा प्रोविजंस इन लक्ष्यों को, यानी इफेक्टिव गवर्नेंस और सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हासिल करने में कहीं कमजोर पड़ रहे हैं, तो क्या बदलाव किए जा सकते हैं, इसकी रिकमेंडेशंस दीजिए। लेकिन यहाँ एक बड़ा लेकिन था। सरकार ने कुछ लक्ष्मण रेखाएं खींच दी थीं। कमीशन को साफ साफ कहा गया था कि आप रिव्यू करें, रिकमेंडेशंस दें, पर 2 बातों का खास ख्याल रखना है। पहली बात ये कि जो भी सुझाव हों
वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के ढांचे के भीतर ही होने चाहिए। यानी भारत की जो संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसे मेंटेन रखना है, उसको बदलने की बात नहीं करनी है। अच्छा, मतलब सिस्टम वही रहेगा, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी वाला। हाँ, उसी फ्रेमवर्क के अंदर। और दूसरी शर्त जो शायद सबसे महत्वपूर्ण थी, वो बेसिक स्ट्रक्चर वाली। एग्जैक्टली वो ये कि संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर या बेसिक फीचर्स से कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो केशवानंदा भारती केस से इतनी मजबूत हुई, वो कहती है कि संविधान के कुछ बुनियादी सिद्धांत हैं, कुछ फाउंडेशनल पिलर्स हैं, जिन्हें संसद भी अपनी अमेंडिंग पावर से बदल नहीं सकती। हाँ, जैसे डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, फेडरलिज्म, सेपरेशन ऑफ पावर्स, रूल ऑफ लॉ, जुडिशियल रिव्यू, ये संविधान की आत्मा है एक तरह से। बिल्कुल। तो मतलब कमीशन को ये कहा गया कि भाई आप घर की मरम्मत कर लो, रंग रोगन कर लो, जरूरत लगे तो अंदर कमरे रीअरेंज कर लो, नया फर्नीचर ले आओ, लेकिन घर की नींव, उसका जो बुनियादी ढांचा है, जो फाउंडेशन है, उसे हाथ नहीं लगाना है। ये बात कमीशन को एकदम साफ कर दी गई थी। और ये बहुत जरूरी भी था क्लैरिटी के लिए, क्योंकि देखिए जब भी संविधान रिव्यू की बात होती है तो एक डर कहीं ना कहीं ये रहता है कि कहीं से पूरी तरह बदलने की कोशिश तो नहीं हो रही। तो इस शर्त ने उन आशंकाओं को काफी हद तक कम किया। कमीशन को एक डिफाइंड बाउंड्री दे दी गई कि आपको इसी दायरे में रहकर काम करना है। बिल्कुल। और मजे की बात यह है कि कमीशन ने भी अपनी भूमिका को लेकर बहुत स्पष्टता दिखाई। उन्होंने शुरू में ही कहा कि भाई देखो, हमारा काम संविधान को रिव्यू करना है, उसके कामकाज की समीक्षा करना है, उसे रीराइट करना, यानी दोबारा लिखना हमारा काम नहीं है। हम कोई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं है। हाँ, ये डिस्टिंक्शन बहुत जरूरी है। हमारा रोल प्योरली रिकमेंडेटरी और एडवाइजरी नेचर का है। हम अपनी सिफारिशें देंगे, लेकिन उन्हें मानना या न मानना ये पूरी तरह पार्लियामेंट और सरकार पर निर्भर करेगा। हमारी रिकमेंडेशंस बाइंडिंग नहीं होंगी। बिल्कुल। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं हेल्थ चेकअप के लिए, डॉक्टर आपको सलाह देता है कि भाई ये खाओ, ये मत खाओ, एक्सरसाइज करो। अब वो सलाह मानना या ना मानना आपकी मर्जी है, डॉक्टर आपको फोर्स नहीं कर सकता। सही कहा। कमीशन का रोल भी कुछ ऐसा ही सलाहकार का था। वो डायग्नोसिस कर रहे थे और प्रिस्क्रिप्शन दे रहे थे, लेकिन फाइनल डिसीजन तो पेशेंट का ही था, यानी यहाँ पर पार्लियामेंट का। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई कि काम क्या था और सीमाएं क्या थीं। अब आते हैं इस बात पर कि कमीशन ने काम शुरू कैसे किया। सोर्स ये बताता है कि सरकार ने उन्हें कोई डिटेल्ड लिस्ट ऑफ टॉपिक्स नहीं दी थी कि आपको इन्हीं चीज़ों को देखना है। बस वो ब्रॉड टर्म्स ऑफ रेफरेंस दे दिए थे। हाँ, वो गवर्नेंस और डेवलपमेंट वाले। हाँ, कमीशन ने खुद ही अपने विचार विमर्श से 11 एरियाज आइडेंटिफाई किए जिन पर वो गहराई से स्टडी करना चाहते थे। ये दिखाता है कि कमीशन ने अपने काम को लेकर काफ़ी प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाया, खुद ही अपना सिलेबस बनाया एक तरह से। बिल्कुल, उन्होंने खुद अपना रोड मैप तैयार किया और ये 11 क्षेत्र जो थे वो संविधान के कामकाज के अलग अलग पहलुओं को कवर करते थे। आज हम उनमें से शुरुआती 3 एरियाज पर फोकस करते हैं, जैसा सोर्स में बताया गया है, और ये तीनों ही बहुत फंडामेंटल लगते हैं। हाँ, बिल्कुल। पहला क्षेत्र था संसदीय लोकतंत्र की संस्थाओं को मजबूत करना, स्ट्रेंथनिंग द इंस्टीट्यूशंस ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। चलिए इसे थोड़ा खोलते हैं। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था कि हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की जो कोर इंस्टीट्यूशंस हैं, लेजिस्लेचर यानी पार्लियामेंट ऑफ स्टेट असेंबलीज, एग्जीक्यूटिव यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एट सेंटर एंड स्टेट्स, सरकार, हाँ। कार्यपालिका और जुडिशरी, हमारी न्यायपालिका, ये सब कैसे काम कर रही हैं? क्या ये इफेक्टिवली काम कर रही हैं? इनकी आपस में रिलेशनशिप कैसी है? और सबसे जरूरी, इनकी अकाउंटेबिलिटी कैसे इंश्योर हो? ये जनता के प्रति, संविधान के प्रति जवाबदेह कैसे बने, इस पर विचार करना था। हाँ, अकाउंटेबिलिटी, हाँ। ये एक बहुत बड़ा कीवर्ड है यहाँ। मतलब ये संस्थाएं जो पावर एक्सरसाइज करती हैं, उसके लिए वो किसके प्रति जिम्मेदार हैं, क्या मैकेनिज्म्स हैं उनकी जिम्मेदारी तय करने के। और इसके साथ ही इसी पहले एरिया में एक बहुत ही प्रैक्टिकल और उस दौर की, बल्कि आज भी रेलेवेंट समस्या को एड्रेस किया गया था। वो थी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, यानी राजनीतिक अस्थिरता। ओह हाँ, 90s का दौर तो बिल्कुल ऐसा ही था। बिल्कुल। कमीशन को ये भी देखना था कि ये जो बार बार सरकारें बदलती हैं, गठबंधन टूटते बनते हैं, हॉर्स ट्रेडिंग होती है, इसका देश पर क्या असर पड़ता है। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट क्या है? सोचिए, अफसरशाही में कन्फ्यूजन रहता है, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कतें आती हैं। सोशल कॉस्ट क्या है? समाज में फ्रैगमेंटेशन बढ़ता है, सिनिसिज्म आता है लोगों में। इकोनॉमिक कॉस्ट क्या है? डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स रुक जाते हैं, इन्वेस्टमेंट प्रभावित होता है। ये तो बिल्कुल सही बात है। 90 का दशक तो कोलिशन गवर्नमेंट्स का ही दौर था। कितनी बार चुनाव हुए, सरकारें गिरी।
आम आदमी सोचता है कि ये नेता लोग लड़ते रहते हैं, हमारा क्या, लेकिन उसका असर तो पूरी इकोनॉमी और गवर्नेंस पर पड़ता है ना। बिल्कुल। जैसे कोई स्टूडेंट हॉस्टल कमेटी है, मान लीजिए, हर महीने अध्यक्ष बदल रहा है, तो मेस मेन्यू तक ठीक से डिसाइड नहीं हो पाता। देश चलाना तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, सही एनालॉजी है। तो कमीशन को कहा गया कि आप ये स्टडी करें कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के डिसिप्लिन के अंदर रहते हुए, क्योंकि सिस्टम तो बदलना नहीं था, स्थिरता कैसे लाई जा सकती है। क्या इलेक्टोरल सिस्टम में कोई बदलाव करके, या एंटी डिफेक्शन लॉ को और मजबूत करके, या कोएलिशन पॉलिटिक्स के लिए कुछ गाइडलाइंस बनाकर स्थिरता कैसे लाई जाए। ये बहुत चैलेंजिंग सवाल था उस समय। वाकई बहुत मुश्किल सवाल था। अच्छा, अब आते हैं दूसरे क्षेत्र पर, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स या चुनावी सुधार और राजनीतिक जीवन में मानक या स्टैंडर्ड्स इन पॉलिटिकल लाइफ। ये तो ऐसा टॉपिक है जिस पर आज भी हम रोज बात करते हैं, न्यूज़ में, सोशल मीडिया पर। हाँ, ये तो एवरग्रीन टॉपिक है। तो इसका मतलब था हमारे देश में इलेक्शंस को और ज़्यादा फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट कैसे बनाया जाए, और जो लोग पॉलिटिक्स में आते हैं, हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, उनके कंडक्ट के लिए, उनके बिहेवियर के लिए क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, क्या एथिकल नॉर्म्स होने चाहिए, मतलब नेता कैसे हों। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि कमीशन सिर्फ इलेक्शन प्रोसेस की टेक्निकलिटीज को नहीं देख रहा था, जैसे ईवीएम है या बैलेट पेपर है, वो पॉलिटिकल लाइफ की क्वालिटी पर भी फोकस कर रहा था। क्योंकि देखिए, इलेक्शंस लोकतंत्र का फाउंडेशन है। अगर फाउंडेशन ही कमजोर होगा, अगर चुनाव ही साफ सुथरे नहीं होंगे, तो पूरी इमारत कैसे मजबूत होगी। सही बात। कमीशन उन मुद्दों को देख रहा था जो आज भी हमारी हेडलाइंस में रहते हैं। चुनाव में मनी पावर का बढ़ता इस्तेमाल, काले धन का रोल, मसल पावर का इन्फ्लुएंस, राजनीति का अपराधीकरण, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स जिसे कहते हैं। क्या ऐसे लोगों को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए और कड़े कानून चाहिए? हाँ, ये अपराधीकरण वाला मुद्दा तो बहुत बड़ा है, और सिर्फ अपराधीकरण ही नहीं, वो दल बदल की समस्या, आया राम गया राम वाली पॉलिटिक्स, वो भी तो पॉलिटिकल स्टैंडर्ड से जुड़ा मुद्दा है ना। बिल्कुल। चुनाव जीत कर आए किसी और पार्टी के टिकट पर, और फिर मंत्री पद के लालच में या किसी और वजह से पार्टी बदल ली। इससे वोटर्स के मैंडेट का अपमान होता है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी बढ़ती है। बिल्कुल। इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टीज की फंडिंग में ट्रांसपेरेंसी कैसे लाई जाए। आजकल इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर इतनी बहस हुई। क्या पार्टीज को आरटीआई के दायरे में लाना चाहिए? नेताओं के लिए कोड ऑफ कंडक्ट कैसा हो? क्या इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को रिकॉल करने का यानी वापस बुलाने का कोई मैकेनिज्म होना चाहिए? ये सब सवाल इलेक्टोरल रिफॉर्म्स और पॉलिटिकल स्टैंडर्ड्स के दायरे में आते हैं। कमीशन इन सब पर विचार कर रहा था। ये तो लोकतंत्र की हेल्थ के लिए एक वाइटल चेकअप जैसा था, जैसे हम रेगुलर ब्लड टेस्ट कराते ना, देखने के लिए कि बॉडी में सब ठीक है नहीं, कोलेस्ट्रॉल तो नहीं बढ़ गया, शुगर ठीक है कि नहीं। हाँ, बिल्कुल वैसी बात। एग्जैक्टली। और अब आते हैं तीसरे शुरुआती क्षेत्र पर, संविधान के तहत सामाजिक आर्थिक परिवर्तन और विकास की गति। पेस ऑफ सोशियो इकोनॉमिक चेंज एंड डेवलपमेंट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल था। देखिए, हमारे संविधान ने हमें सिर्फ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी नहीं दी, बल्कि एक वादा भी किया, सामाजिक और आर्थिक न्याय का, इक्वालिटी का, डिग्निटी का। प्रिएम्बल में लिखा है। हाँ, प्रिएम्बल में, फंडामेंटल राइट्स में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में। तो 50 साल बाद कमीशन को ये इवैल्यूएट करना था कि इस वादे को पूरा करने में हम कितने कामयाब हुए हैं। देश में सोशियो इकोनॉमिक चेंज की रफ्तार क्या रही है, गरीबी, भुखमरी, अशिक्षा, बीमारी, भेदभाव, इन समस्याओं से लड़ने में हम कितने आगे बढ़े हैं। और यहाँ जो की फ्रेज है वो है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान के तहत। कमीशन ये नहीं देख रहा था कि विकास हुआ या नहीं, वो तो जाहिर है हुआ ही था। सवाल ये था कि ये विकास संविधान के फ्रेमवर्क के अंदर उसके दिए गए टूल्स और डायरेक्शन से इस्तेमाल करके कैसे हुआ। क्या संविधान इस प्रोसेस में एक फैसिलिटेटर रहा, एक इनेबलर रहा, या कहीं संविधान की कोई प्रोविजन या इंटरप्रिटेशन अनजाने में बाधा बन गई? मतलब क्या संविधान ने जो रास्ता दिखाया था, हम उसी पर चलकर सोशियो इकोनॉमिक गोल्स अचीव कर पाए, या हमें अलग रास्ते खोजने पड़े? जैसे प्रिएम्बल में जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी की बात है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको डीएसपीवी कहते हैं, तो हैं ही सोशियो इकोनॉमिक गोल्स का ब्लूप्रिंट। फंडामेंटल राइट्स में इक्वालिटी, नॉन डिस्क्रिमिनेशन की गारंटी है। तो कमीशन को ये देखना था कि इन संवैधानिक वादों का जमीनी हकीकत पर कितना असर हुआ है। बिल्कुल। उदाहरण के लिए सोचिए रिजर्वेशन पॉलिसीज, आरक्षण नीतियां। ये संविधान के तहत ही बनाई गई सोशल जस्टिस का एक टूल मानकर। हाँ, कमीशन को ये देखना था
कि क्या ये नीतियां अपने लक्ष्य हासिल करने में कामयाब रहीं, जैसे मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज का रिप्रेजेंटेशन बढ़ाना, उनका ओवरऑल इम्पैक्ट क्या रहा, क्या उनमें किसी बदलाव की जरूरत है। इसी तरह लैंड रिफॉर्म्स लॉज लाए गए थे जमींदारी खत्म करने और लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए, जो डीपीएसपी का एक लक्ष्य था। उनकी इफेक्टिवनेस कितनी रही, क्या वो रूरल पॉवर्टी कम करने में मदद कर पाए? या फिर राइट टू एजुकेशन, जो बाद में फंडामेंटल राइट बना, लेकिन शिक्षा को लेकर डीएसपी में पहले से निर्देश थे। हेल्थ फैसिलिटीज को बेहतर बनाने की बात हो या वीकर सेक्शंस के इंटरेस्ट्स प्रोटेक्ट करने की बात हो, ये सब संविधान के दायरे में आते हैं। कमीशन ये देख रहा था कि 50 सालों में इन क्षेत्रों में जो प्रोग्रेस हुई, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क का कितना योगदान था और क्या इसे और बेहतर बनाया जा सकता था। हाँ, ये एक तरह से संविधान की इफेक्टिवनेस का असेसमेंट था ऑन द ग्राउंड। मतलब आम आदमी की जिंदगी को टच करने वाले मुद्दों पर संविधान कितना खरा उतरा है। बिल्कुल, ये देखना था कि संविधान सिर्फ किताबों में एक महान दस्तावेज बनकर रह गया है या वाकई उसने देश की सोशियो इकोनॉमिक फैब्रिक को बदलने में, उसे बेहतर बनाने में एक एक्टिव रोल निभाया है। हाँ, और ये तीनों ही शुरुआती क्षेत्र, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की फंक्शनिंग, इलेक्टोरल प्रोसेस एंड पॉलिटिकल स्टैंडर्ड्स और सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, दिखाते हैं कि कमीशन ने कितने फंडामेंटल और कितने वाइड रेंजिंग इश्यूज को अपने एजेंडा में शामिल किया था शुरुआत में ही। तो हमने आज NCRWC के गठन की पृष्ठभूमि देखी। साल 2000 में संविधान के 50 साल पूरे होने पर जस्टिस वेंकटाचार्या की अध्यक्षता में इस कमीशन का गठन हुआ। इसमें लीगल, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, डिप्लोमेटिक, मीडिया, हर क्षेत्र के दिग्गज शामिल थे। इसका काम था संविधान के कामकाज को रिव्यू करना, खास तौर पर इफेक्टिव गवर्नेंस और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के संदर्भ में। और ये रिव्यू 2 महत्वपूर्ण शर्तों के साथ करना था, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के फ्रेमवर्क में रहते हुए और संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को छेड़े बिना। कमीशन का रोल एडवाइजरी था, रिकमेंडेशंस देना था, जिन्हें मानना या ना मानना पार्लियामेंट पर निर्भर था। बिल्कुल, कमीशन ने खुद ही 11 एरियाज ऑफ स्टडी तय किए। हमने आज शुरुआती 3 पर बात की। पहला, संसदीय लोकतंत्र की संस्थाओं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी को मजबूत करना, उनकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ाना और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की कॉस्ट को समझना। हाँ, दूसरा, चुनावी प्रक्रिया में सुधार लाना और राजनीतिक जीवन में नैतिक मानक स्थापित करना, जिसमें मनी पावर, क्रिमिनलाइजेशन, डिफेक्शंस जैसे मुद्दे शामिल थे। और तीसरा, संविधान के तहत सामाजिक आर्थिक बदलाव और विकास की गति का मूल्यांकन करना, ये देखना कि संवैधानिक वादे जमीनी हकीकत में कितने बदले। ये वाकई एक बहुत बड़ा और एम्बिशियस काम था। आप सोचिए, 50 साल के अनुभव को सिंथेसाइज करना, इतने सारे कॉम्प्लेक्स इश्यूज पर विचार करना और फिर रिकमेंडेशंस देना। ये दिखाता है कि एक लोकतंत्र के रूप में भारत अपने फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट को लेकर कितना सजग रहा है, कितना डायनामिक रहा है कि समय समय पर उसकी समीक्षा करने से हिचकता नहीं है। हाँ, ये बात तो है। इस कमीशन ने और किन 8 क्षेत्रों पर गौर किया और अंततः क्या सिफारिशें दी, उन पर भी हम आगे बात कर सकते हैं। फिलहाल चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब हम डिस्कस करेंगे नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कमीशन याद होगा 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट ने बनाई थी। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन के पिछले 50 साल के वर्किंग को रिव्यू करने के लिए, और 2002 में इनकी रिपोर्ट आई थी। बिल्कुल, और काम काफी बड़ा था। हाँ, काफी बड़ा। कमीशन ने टोटल 249 रिकमेंडेशंस दी। सोचो कितना डिटेल्ड एनालिसिस। इनमें से 58 तो सीधे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट सजेस्ट करती हैं, 86 के लिए नए लॉज बनाने की बात है और बाकी 105 एग्जीक्यूटिव एक्शंस। तो काफी कॉम्प्रिहेंसिव एक्सरसाइज थी ये। राइट, तो चलो इसको थोड़ा खोल कर देखते हैं। शुरू करते हैं फंडामेंटल राइट्स से, हमारे मौलिक अधिकार। ये तो सबके लिए बहुत ही क्रूशल है ना। हाँ, बिल्कुल। पहला पॉइंट है डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन को और बढ़ाने का, जो आर्टिकल 15 और 16 है ना। हाँ, जो धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के बेसिस पर भेदभाव रोकते हैं। राइट। उसमें कमीशन ने कहा कि एथनिक और सोशल ओरिजिन, पॉलिटिकल और अदर ओपिनियन, प्रॉपर्टी और बर्थ भी जोड़ो। मतलब स्कोप बढ़ा रहे हैं। हाँ, काफी। जैसे नॉर्थ ईस्ट से कोई स्टूडेंट दिल्ली में फ्लैट ढूंढ रहा हो, उसके एथनिक ओरिजिन के बेसिस पर मना नहीं कर सकते, या किसी को सिर्फ इसलिए जॉब ना मिले क्योंकि उसकी पॉलिटिकल थिंकिंग अलग है। ये सब कवर होता। और प्रॉपर्टी और बर्थ,
अमीर गरीब या किस फैमिली में पैदा हुए उस बेसिस पर भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं। ये तो कितना कॉमन है सोसाइटी में। बिल्कुल। और ये एथनिक ओरिजिन और सोशल ओरिजिन जैसे टर्म्स ऐड करना इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये जाति के स्ट्रक्चर से अलग पर उससे जुड़ी हुई ब्रॉडर आइडेंटिटी इश्यूज को एड्रेस करता है। इतनी डाइवर्सिटी है हमारी कंट्री में, रीजनल, लिंग्विस्टिक, कल्चरल, तो ये जरूरी है। और पॉलिटिकल ओपिनियन ऐड करना, ये तो सीधे सीधे डिसेंट या अलग पॉलिटिकल व्यू पॉइंट्स रखने वालों को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन देने की बात है। आजकल तो सोशल मीडिया के ज़माने में ये और भी रेलेवेंट है। सही बात है, लोग टारगेट हो जाते हैं ओपिनियंस के लिए। हाँ, और प्रॉपर्टी और बर्थ का इंक्लूजन भी एक्सप्लिसिटली सोशल हायरार्की और इकोनॉमिक स्टेटस के बेसिस पर होने वाले डिस्क्रिमिनेशन को एड्रेस करता है, जो हमारी सोसाइटी में आज भी अनफॉर्चुनेटली दिखता है। फिर आता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आर्टिकल 19। यहाँ कमीशन ने कहा कि इसमें साफ साफ लिखना चाहिए फ्रीडम ऑफ द प्रेस एंड अदर मीडिया। अच्छा, एक्सप्लिसिटली मेंशन करना। हाँ, और फ्रीडम टू होल्ड ओपिनियंस और फ्रीडम टू सीक, रिसीव एंड इम्पार्ट इन्फॉर्मेशन एंड आइडियाज। ये सीक, रिसीव, इम्पार्ट इन्फॉर्मेशन वाली बात तो ये तो सीधा राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट की स्पिरिट लग रही है, जो इस रिपोर्ट के कुछ साल बाद ही आया। एग्जैक्टली। हाँ, एक्सप्लिसिटली प्रेस फ्रीडम मेंशन करना, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसे ऑलरेडी आर्टिकल 19(1)(a) का इनहेरेंट पार्ट माना है, पर फिर भी ये मीडिया की इंडिपेंडेंस को सिंबॉलिकली और मजबूत कर सकता था। और वो इन्फॉर्मेशन वाली बात, लेकिन सीक, रिसीव, इम्पार्ट इन्फॉर्मेशन वाली बात सिटीजन एम्पावरमेंट के लिए बहुत क्रिटिकल है। एक इन्फॉर्म्ड सिटीजनरी ही तो हेल्दी डेमोक्रेसी का बेस होती है ना? बिल्कुल। ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी सब बढ़ती है। राइट। ये सिर्फ बोलने की आज़ादी नहीं, बल्कि जानने और इन्फॉर्मेशन शेयर करने की आज़ादी की भी बात है। और फिर तो कमीशन ने पूरी एक लिस्ट ही दे दी नए फंडामेंटल राइट्स की, जो ऐड करने को कहा गया। सुनिए जरा। अच्छा, क्या क्या था? एक तो राइट अगेंस्ट टॉर्चर, क्रुएल्टी, इनह्यूमन ट्रीटमेंट और पनिशमेंट। यार, ये तो बेसिक ह्यूमन डिग्निटी की बात है। कस्टोडियल डेथ्स, थर्ड डिग्री टॉर्चर के किस्से कितने आम हैं। हाँ, ये उसके अगेंस्ट एक जरूरी सेफगार्ड है, बहुत जरूरी। फिर कॉम्पेंसेशन का राइट, अगर किसी को इल्लीगली उसकी लाइफ या लिबर्टी से वंचित किया जाए। सोचो, कोई बेचारा सालों तक गलत इल्जाम में जेल में रहे, उसकी लाइफ तो बर्बाद हो गई। सही बात है। सिर्फ एक्विटल काफी नहीं होता, कॉम्पेंसेशन तो बनता है उसकी लाइफ के लिए जो खराब हुई। फिर राइट टू लीव एंड रिटर्न टू इंडिया, मतलब पासपोर्ट जब्त कर लेना या आर्बिट्ररी ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस लगा देना, ये सब नहीं चलेगा। बाहर जाने और वापस आने का अधिकार फंडामेंटल हो। इंटरेस्टिंग। राइट टू प्राइवेसी एंड फैमिली लाइफ, ये तो द हॉट टॉपिक है आजकल। हाँ। आधार, फोन टैपिंग, ऑनलाइन डेटा प्राइवेसी, सब इसमें आ जाता है। हाँ, पर्सनल लाइफ में स्टेट का अनवांटेड इंटरफेरेंस कम हो, ये तो बहुत रेलेवेंट है आज। फिर राइट टू रूरल वेज एम्प्लॉयमेंट, साल में कम से कम 80 दिन के लिए। ये तो सीधा सीधा MGNREG की ब्लूप्रिंट लग रही है। बिल्कुल, MGNREG की पहले की बात है ये। गांव में काम की गारंटी। राइट टू एक्सेस कोर्ट्स एंड ट्राइब्यूनल्स एंड स्पीडी जस्टिस। तारीख पे तारीख, ये डायलॉग तो सबको याद है। स्पीडी जस्टिस तो एक सपना ही लगता है कई बार। इसको फंडामेंटल राइट बनाना मतलब सिस्टम पर प्रेशर डालना कि जस्टिस जल्दी मिले। और राइट टू इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, ये अभी डायरेक्टिव प्रिंसिपल है ना, आर्टिकल 39A में। हाँ, इसको फंडामेंटल राइट बनाने से इसकी वैल्यू बढ़ेगी। मतलब कोई गरीब आदमी भी सिर्फ पैसे ना होने की वजह से कोर्ट जाने से ना रुके। बच्चों के लिए राइट टू केयर, असिस्टेंस एंड प्रोटेक्शन, बचपन सिक्योर हो, स्टेट की जिम्मेदारी बने। इंपॉर्टेंट। और ये भी राइट टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर, पोल्यूशन प्रिवेंशन, कंजर्वेशन ऑफ इकोलॉजी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्लीन पानी, साफ हवा, एनवायरनमेंट, ये तो जीने के लिए बेसिक है। इन्हें फंडामेंटल राइट बनाना मतलब स्टेट पर एक लीगल ऑब्लिगेशन डालना। हाँ। इन नए प्रपोज्ड राइट्स में ना एक बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न है। कुछ क्लासिक सिविल लिबर्टीज हैं, टॉर्चर के अगेंस्ट राइट, प्राइवेसी, ट्रैवल। राइट। ये इंडिविजुअल फ्रीडम को स्टेट पावर से प्रोटेक्ट करते हैं। राइट। फिर कुछ हैं जिनको हम सोशियो इकोनॉमिक राइट्स कह सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट गारंटी, सेफ वाटर, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, लीगल एड। इनको फंडामेंटल राइट्स बनाना एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज होता। कैसे? क्योंकि तब ये लीगली एनफोर्सेबल हो जाते। सिटीजन सीधे कोर्ट जा सकते थे अगर स्टेट ये राइट्स प्रोवाइड नहीं करता। अच्छा। इससे स्टेट पर फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती। अच्छा। ये वेलफेयर स्टेट से आगे बढ़कर एक राइट्स बेस्ड अप्रोच की तरफ इशारा था। और फ्री लीगल एड जैसे DSP को FR बनाना ये शो करता है कि एक्सेस टू जस्टिस को कितनी सेंट्रल इंपॉर्टेंस दी जा रही थी। सिर्फ कानून बना देना काफी नहीं, उन तक सबकी पहुंच भी होनी चाहिए। हाँ, ये बात तो है।
और एजुकेशन वाले राइट आर्टिकल 21A को भी एनलार्ज करने की बात थी। हर बच्चे को 14 साल तक फ्री एजुकेशन का अधिकार तो है ही। हाँ, लेकिन कमीशन ने सजेस्ट किया कि लड़कियों और SC/ST कम्युनिटीज के लिए ये एज लिमिट 18 साल तक बढ़ा देनी चाहिए। ये अलग ट्रीटमेंट क्यों? ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन या जिसे हम अफर्मेटिव एक्शन कहते हैं उसका एक क्लियर एग्जाम्पल है। हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स जैसे कि लड़कियां, जिनका स्कूल ड्रॉप आउट रेट हायर सेकेंडरी लेवल पर काफी ज्यादा होता है। बिल्कुल, और SC/ST कम्युनिटीज जिनके लिए क्वालिटी एजुकेशन एक्सेस हमेशा एक चैलेंज रहा है, उनको एक्स्ट्रा सपोर्ट देकर बराबरी पिलाने की कोशिश है। अच्छा, एम ये है कि वो कम से कम सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट करके हायर एजुकेशन या स्किल्स के लिए तैयार हो सकें। ये इक्विटी इंश्योर करने का तरीका है, सिर्फ फॉर्मल इक्वालिटी नहीं। समझ गई। मतलब स्टार्टिंग लाइन सबके लिए सेम नहीं होती। एग्जैक्टली सबको एक ही स्टार्टिंग लाइन पर खड़ा करना काफी नहीं होता जब रेस शुरू होने से पहले ही कुछ लोग बहुत पीछे हो। सही है। अब प्रिवेंटिव डिटेंशन आर्टिकल 22 की बात करते हैं। इसमें भी चेंजेस सजेस्ट किए गए। मैक्सिमम डिटेंशन पीरियड 6 महीने हो और जो एडवाइजरी बोर्ड रिव्यू करेगी उसमें एक चेयरमैन और 2 मेंबर्स होंगे और तीनों सर्विंग हाईकोर्ट जजेस होने चाहिए। अभी तो इस कानून के मिसयूज के आरोप लगते रहते हैं। हाँ, पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के खिलाफ भी इस्तेमाल होता है, ऐसा कहते हैं। हाँ, तो इस रिकमेंडेशन का मेन एम आर्बिट्ररी डिटेंशन पर रोक लगाना है। डिटेंशन पीरियड को लिमिट करना और रिव्यू प्रोसेस में सीनियर जुडिशरी की इन्वॉल्वमेंट को मैंडेटरी करना, ये इंडिविजुअल लिबर्टी के प्रोटेक्शन के लिए एक पॉजिटिव स्टेप है। स्टेट की पावर पर एक इंपॉर्टेंट चेक। राइट। प्रिवेंटिव डिटेंशन एक एक्सेप्शनल पावर है जिसका यूज सिर्फ एक्सट्रीम सिचुएशंस में और बहुत केयरफुली होना चाहिए, नॉट एज अ रूटीन मेजर। ये रिकमेंडेशन उसी डायरेक्शन में थी। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है रिलीजन से रिलेटेड आर्टिकल 25। कमीशन ने कहा कि सिखिज्म, जैनिज्म और बुद्धिज्म को हिंदुइज्म से अलग इंडिपेंडेंट रिलीजन्स माना जाए। अच्छा। हाँ, और आर्टिकल 25 में जो एक्सप्लेनेशन 2 है जो कहता है कि हिंदू वर्ड में सिख्स, जैन्स और बुद्धिस्ट भी शामिल है, सोशल वेलफेयर और रिफॉर्म के कॉन्टेक्स्ट में उसे हटाया जाए। इसके क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं? ये तो काफी सिग्निफिकेंट लग रहा है। ये करंटली आर्टिकल 25(2)(b के पर्पस के लिए जो स्टेट को सोशल वेलफेयर रिफॉर्म के लिए रिलीजियस प्रैक्टिसेस में इंटरवीन करने और हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को सभी क्लासेस के लिए खोलने की पावर देता है, उस कॉन्टेक्स्ट में हिंदू टर्म को ब्रॉडली इंटरप्रेट किया जाता है, जिसमें सिख्स, जैन्स, बुद्धिस्ट्स आ जाते हैं। राइट। कमीशन की रिकमेंडेशन उनकी डिस्टिंक्ट रिलीजियस आइडेंटिटी को कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज करने की बात करती है। अगर ये चेंज होता है तो इसका इम्पैक्ट उनके पर्सनल लॉज पर पड़ सकता है, जो कुछ हद तक अभी हिंदू लॉज से गवर्न होते हैं। अच्छा। उनके माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के एडमिनिस्ट्रेशन पर आर्टिकल 30 के तहत और रिलीजियस आइडेंटिटी की ओवरऑल लीगल और सोशल अंडरस्टैंडिंग पर भी। ये बेसिकली कह रहा है कि उनकी यूनिक आइडेंटिटी को कॉन्स्टिट्यूशन में भी रिफ्लेक्ट करना चाहिए। मतलब रिलीजियस प्लूरलिज्म को और डीपन करने की कोशिश। एग्जैक्टली उस कॉन्सेप्ट को और गहरा करने की कोशिश है। ओके। अब 9th शेड्यूल आर्टिकल 31B की प्रोटेक्शन को भी लिमिट करने की बात है। अभी तो 9th शेड्यूल में डाले गए कानून जुडिशियल रिव्यू से काफी हद तक बच जाते हैं। हाँ, वो एक इम्यूनिटी शील्ड जैसा बन गया। बिल्कुल। कमीशन ने कहा कि ये शील्ड सिर्फ उन्हीं कानूनों को मिलना चाहिए जो 1. अग्रेरियन रिफॉर्म्स, 2. रिजर्वेशंस या 3. आर्टिकल 39B और C के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट करने से रिलेटेड हों। जो वेल्थ कंसंट्रेशन रोकने और रिसोर्सेज के इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। हाँ, मतलब बाकी सब कानूनों को 9th शेड्यूल में डालकर कोर्ट चैलेंज से नहीं बचाया जा सकेगा, उन्हें चैलेंज किया जा सकेगा। बिल्कुल सही। 9th शेड्यूल का ओरिजिनल मकसद लैंड रिफॉर्म्स ऐसे जरूरी सोशियो इकोनॉमिक लेजिस्लेशन को लंबे कोर्ट केसेस से बचाना था, ताकि वो जल्दी इम्प्लीमेंट हो सकें। राइट। लेकिन ओवर टाइम इसमें बहुत से ऐसे कानून भी डाल दिए गए जिनका इन ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव से डायरेक्ट लेना देना नहीं था। इफेक्टिवली इसको जुडिशियल रिव्यू से बचने का एक टूल बना दिया गया। रिकमेंडेशन ये थी कि 9th शेड्यूल का स्कोप वापस उसके कोर सोशो इकोनॉमिक पर्पस तक लिमिट किया जाए। इससे जुडिशियल रिव्यू का स्कोप बढ़ेगा, जो कि बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। और लेजिस्लेटिव पावर पर एक चेक बना रहेगा, अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी। बिल्कुल, अकाउंटेबिलिटी की तरफ एक कदम था ये। और नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 के टाइम भी कुछ फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड नहीं किए जा सकते। आर्टिकल 20 और 21 तो पहले से ही प्रोटेक्टेड है। हाँ, लाइफ और लिबर्टी वाले। हाँ। अब कमीशन ने कहा कि इसमें आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी का अंत, 23 फोर्स्ड लेबर पर रोक, 24
चाइल्ड लेबर पर रोक, 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन और 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का राइट यानी कोर्ट जाने का अधिकार को भी जोड़ा जाए। वाओ, मतलब इमरजेंसी के टाइम भी छुआछूत, बंधुआ मजदूरी, चाइल्ड लेबर, रिलीजियस फ्रीडम और अपने राइट्स के लिए कोर्ट जाने का अधिकार नहीं छीना जा सकता। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बहुत सिग्निफिकेंट रिकमेंडेशन है बेसिक ह्यूमन डिग्निटी और फंडामेंटल फ्रीडम्स को एक्सट्रीम सिचुएशंस जैसे कि नेशनल इमरजेंसी में भी प्रोटेक्ट करने की कोशिश। हमने 1975 की इमरजेंसी के कॉन्सिक्वेंसेस देखे हैं। हाँ, बिल्कुल। ये रिकमेंडेशन उन एक्सपीरियंसेस से सीखकर एक इम्पॉर्टेंट सेफगार्ड प्रपोज कर रही है ताकि स्टेट एब्सोल्यूट पावर एक्सरसाइज ना कर सके इवन ड्यूरिंग इमरजेंसीज। और आर्टिकल 32 को प्रोटेक्ट करना स्पेशली इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यही वो मैकेनिज्म है जिससे बाकी राइट्स एनफोर्स होते हैं। अगर कोर्ट जाने का ही राइट छिन गया तो बाकी प्रोटेक्टेड राइट्स का क्या फायदा, है ना? सही बात है। चलो अब आते हैं राइट टू प्रॉपर्टी पर। ये तो 1978 में 44th अमेंडमेंट से फंडामेंटल राइट नहीं रहा। हाँ, लेकिन आर्टिकल 300A में एक कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल राइट है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। राइट। कमीशन ने इस आर्टिकल 300A को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग बनाने को कहा कि प्रॉपर्टी का डेप्रिवेशन या एक्विजिशन सिर्फ अथॉरिटी ऑफ लॉ के तहत होगा और सिर्फ पब्लिक पर्पस के लिए होगा। ये तो पहले से इम्प्लाइड है। हाँ, लेकिन आगे जोड़ा देयर शैल बी नो आर्बिट्रेरी डेप्रिवेशन और एक्विजिशन, मतलब मनमाना नहीं चलेगा। हाँ, अथॉरिटी ऑफ लॉ और पब्लिक पर्पस तो आर्टिकल 300A में इम्प्लिसिटली अंडरस्टूड हैं ही, लेकिन नो आर्बिट्रेरी डिप्रिवेशन और एक्विजिशन को एक्सप्लिसिटली ऐड करना इसे और ज्यादा रोबस्टनेस देता है। मतलब सिर्फ कानून बना देना काफी नहीं है, वो कानून और उसको अप्लाई करने का तरीका भी फेयर, जस्ट और रीजनेबल होना चाहिए, आर्बिट्रेरी या कैप्रिशियस नहीं। ये प्रोसीजरल फेयरनेस पर जोर देता है, प्रोसेस सही होना चाहिए। अच्छा, और इसमें एससीज एसटीज के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन की बात भी है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उनकी एग्रीकल्चरल लैंड, फॉरेस्ट लैंड या गांव के पास की होमस्टेड लैंड का एक्विजिशन सिर्फ कानून के थ्रू होगा और उस कानून में पहले एक सूटेबल रिहेबिलिटेशन स्कीम देनी होगी उनकी जमीन का पोजेशन लेने से पहले ये किए। ये तो बहुत ही जरूरी लगता है। बड़े बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, डैम्स, माइंस, हाईवेज के लिए कितना डिस्प्लेसमेंट होता है। और सबसे ज्यादा इफेक्ट अक्सर इन्हीं कम्युनिटीज पर पड़ता है, उनकी तो पूरी लाइफ ही डिस्टर्ब हो जाती है। हाँ। ये रिकमेंडेशन प्रोसीजरल जस्टिस और सब्सटैंटिव जस्टिस दोनों पर फोकस करती है, स्पेशली फॉर वल्नरेबल कम्युनिटीज लाइक एससीज एंड एसटीज जिनकी डिपेंडेंसी लैंड पर हिस्टोरिकली ज्यादा रही है। राइट। और ध्यान देने वाली बात है, सिर्फ कॉम्पेंसेशन नहीं बल्कि सूटेबल रिहैबिलिटेशन, और वो भी बिफोर टेकिंग पोजेशन। ये एक मेजर शिफ्ट है, क्योंकि कॉम्पेंसेशन पर तो फोकस रहता है पर रिहैबिलिटेशन अक्सर नेग्लेक्ट हो जाता है या बाद में टोकेनिज्म की तरह होता है। ये रिकमेंडेशन ट्राइबल राइट्स और डिस्प्लेसमेंट के इश्यूज के लिए बहुत रेलेवेंट है। ये कह रही हैं कि डेवलपमेंट लोगों को डिस्प्लेस करके नहीं होना चाहिए, अगर हो तो उनकी जिंदगी पहले से बेहतर ना सही पर कम से कम बराबर की तो होनी चाहिए। राइट। चलो अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट 4 पर चलते हैं। पहला सजेशन तो बड़ा सिंपल लग रहा है, हेडिंग चेंज करने का। अभी है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसको बदलकर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड एक्शन करने को कहा, बस एक्शन शब्द जोड़ दिया। हाँ, इसका क्या मतलब हुआ कि स्टेट को सिर्फ पॉलिसी नहीं बनानी, एक्शन भी लेना है। ज्यादा प्रेशर फील होगा क्या स्टेट पर? देखिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स नॉन जस्टिफिएबल ही रहेंगे, कोर्ट में इन्फोर्स नहीं कर सकते। हाँ। लेकिन एक्शन शब्द जोड़ना एक सिग्नलिंग इफेक्ट दे सकता है। ये इम्प्लीमेंटेशन पर ज्यादा जोर देने का इंडिकेशन है। शायद ये स्टेट की मॉरल ऑब्लिगेशन को और एम्फसाइज करने का तरीका है कि ये सिर्फ पॉलिसी डायरेक्शंस नहीं है, इन पर काम भी करना है। वर्ड्स मैटर। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स में दे शेप परसेप्शन एंड इंटेंट। एक नया डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऐड करने को कहा, पॉपुलेशन कंट्रोल पर। ये तो हमेशा से एक सेंसिटिव और कंट्रोवर्शियल इशू रहा है इंडिया में। हाँ, इस पर बहुत डाइवर्स व्यूज रहे हैं। ह्यूमन राइट्स कंसर्न्स, वुमेन्स ऑटोनॉमी, रिलीजियस पर्सपेक्टिव्स, फोर्स्ड स्टेरिलाइजेशन के पास्ट एक्सपीरियंसेस, बहुत कुछ। कमीशन ने इसी स्टेट के लिए एक पॉलिसी डायरेक्शन के तौर पर ऐड करने का सजेशन दिया है। इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा वो स्टेट पर छोड़ दिया गया है। फिर एक सजेशन है कि हर 5 साल में एक इंडिपेंडेंट नेशनल एजुकेशन कमीशन बनाई जाए, एजुकेशन सेक्टर के लिए एक रेगुलर हेल्थ चेकअप जैसा। बिल्कुल, ताकि पता चले क्या सही चल रहा है क्या नहीं।
इससे एजुकेशन पॉलिसीज, उनके इम्प्लीमेंटेशन, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, फंडिंग, सबका एक पीरियोडिक ऑब्जेक्टिव असेसमेंट हो सकता है। कंसिस्टेंसी आएगी। हाँ, और लॉन्ग टर्म प्लानिंग में मदद मिल सकती है बजाय एडहॉक पॉलिसी चेंजेस के। क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए ऐसी इंडिपेंडेंट बॉडी जरूरी होती हैं। एक इंटरफेथ कमीशन बनाने की भी बात है जो इंटर रिलीजियस हार्मनी और सोशल सॉलिडारिटी को बढ़ाए। आजकल के सोशल क्लाइमेट में शायद इसकी जरूरत ज्यादा महसूस होती है। हो सकती है। इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, ऐसी कमीशन डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज के बीच डायलॉग प्रमोट करने, मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर करने और पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट्स को एड्रेस करने में एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकती है। सोशल कोहेजन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, प्रोएक्टिव मेजर की तरह। राइट। एक और सजेशन है कि एक हाई स्टेटस बॉडी बनाई जाए जो रेगुलरली रिव्यू करे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कितने इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी इससे, क्योंकि अभी तो यह मोस्टली इलेक्शन मैनिफेस्टोज के प्रोमिसेस जैसे लगते हैं। इम्प्लीमेंटेशन को मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। अगर कोई मैकेनिज्म हो जो रेगुलरली असेस करे कि स्टेट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या कर रहा है और कितना सफल हो रहा है, तो इससे पॉलिटिकल और पब्लिक प्रेशर बन सकता है ताकि ये प्रिंसिपल्स सिर्फ पायस विशेस न रह जाएं। सही है, मॉनिटरिंग इंपॉर्टेंट है। एक स्ट्रैटेजिक प्लान ऑफ एक्शन बनाने को कहा गया है 5 साल के अंदर लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने के लिए। बेरोजगारी तो हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है। हाँ, खासकर युवाओं के लिए। ये इकोनॉमिक पॉलिसी प्लानिंग को एक बहुत स्पेसिफिक गोल, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की तरफ डायरेक्ट करने का सजेशन है। एक टाइम बाउंड स्ट्रैटेजिक प्लान बनाना स्टेट को फोकस करने में मदद कर सकता है, रिसोर्सेज को चैनलाइज कर सकता है। और नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन जो 2001 में बनी थी की रिपोर्ट की रिकमेंडेशंस इंप्लीमेंट करने की बात है। सही डेटा, एक्यूरेट स्टैटिस्टिक्स, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के कॉन्टेक्स्ट में क्यों इंपॉर्टेंट है? व्हाट्स क्रूशियल हियर इज रिलायबल डेटा के बनाना ना तो आप सही पॉलिसीज डिजाइन कर सकते हैं, ना ही उनके इम्पैक्ट को मेजर कर सकते हैं। अच्छा। अगर हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के इम्प्लीमेंटेशन को ट्रैक करना चाहते हैं, जैसे इनइक्वालिटी कम करना, हेल्थ इंप्रूव करना, एजुकेशन बढ़ाना, तो हमें एक्यूरेट और क्रेडिबल स्टैटिस्टिक्स चाहिए। इसके बिना सब बातें हवा में होंगी, पता ही नहीं चलेगा कि प्रोग्रेस हो भी रहा है या नहीं। सही बात है। गुड डेटा इज द बेडरॉक ऑफ गुड गवर्नेंस एंड इफेक्टिव पॉलिसी मेकिंग। अब आते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज पर। आर्टिकल 51A। पहला पॉइंट है कि इनको पॉपुलराइज किया जाए और इफेक्टिव बनाया जाए। लेकिन कैसे? स्कूल असेंबली में रोज रिपीट करने से? वो तो शायद काफी ना हो। हाँ, और जस्टिस वर्मा कमेटी 1999 की रिकमेंडेशंस को जल्द से जल्द इंप्लीमेंट करने को कहा गया, जो ड्यूटीज को ऑपरेशनलाइज करने पर थी। देखिए, ड्यूटीज को इफेक्टिव बनाना एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि ये लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है इन देमसेल्व्स। जस्टिस वर्मा कमेटी ने भी अवेयरनेस कैंपेन्स, एजुकेशन सिस्टम में इंटीग्रेशन, टीचर ट्रेनिंग, करिकुलम डेवलपमेंट पर जोर दिया था। तो सिर्फ रिपीट करना नहीं, लोगों को इन ड्यूटीज का मीनिंग और इम्पोर्टेंस समझना होगा। क्यों जरूरी है एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करना या साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना? इसके लिए क्रिएटिव मेथड जरूरी हैं ताकि ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का हिस्सा बन सकें, सिर्फ टेक्स्ट बुक का नहीं। कुछ नई ड्यूटीज भी ऐड करने को कहा गया है कमीशन द्वारा। अच्छा। जैसे पहली ड्यूटी टू वोट एट इलेक्शंस, एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस एंड टू पे टैक्सेस। वोट डालना तो हमारा राइट है, इसको ड्यूटी बनाना। हाँ, इंटरेस्टिंग। क्या वोट ना डालने वालों को कुछ पेनाल्टी होगी? वही तो। और टैक्स पे करना तो ऑलरेडी लीगल ऑब्लिगेशन है, इसको फंडामेंटल ड्यूटी बनाने का क्या पॉइंट? सिंबॉलिक हो सकता है शायद। हो सकता है। दूसरी ड्यूटी टू फोस्टर फैमिली वैल्यूज एंड रिस्पॉन्सिबल पेरेंटहुड। बच्चों की एजुकेशन, फिजिकल और मॉरल वेलबीइंग का ध्यान रखना। ये तो बहुत पर्सनल स्फीयर में आ गया ना। हाँ, ये काफी सब्जेक्टिव है। रिस्पॉन्सिबल पेरेंटहुड को स्टेट कैसे डिफाइन करेगा? क्या इससे मॉरल पुलिसिंग का रिस्क नहीं बढ़ेगा? हर फैमिली अलग होती है। बिल्कुल। और तीसरी, ड्यूटी ऑफ इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस टू प्रोवाइड एजुकेशन टू चिल्ड्रन ऑफ देयर एम्प्लॉइज। ये तो थोड़ा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसा लग रहा है। हाँ, उस डायरेक्शन में है। या फिर कंपनीज पर एक एक्स्ट्रा लीगल बर्डन, स्पेशली छोटी कंपनीज पर, उसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट भी देखना होगा। सही। तो इन प्रपोज ड्यूटीज का नेचर बहुत अलग अलग है। वोट, टैक्स, सिविक ड्यूटीज हैं, पेरेंटहुड, फैमिली वैल्यूज, सोशल मॉरल ड्यूटीज के डोमेन में, और एम्प्लॉय एजुकेशन वाले कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से जुड़ी हैं। इन्हें फंडामेंटल ड्यूटी बनाना सिंबॉलिक वैल्यू तो रखता है, लेकिन इनकी इन्फोर्सेबिलिटी एक बड़ा सवाल है। जैसे आपने कहा, टैक्स ऑलरेडी लॉ है,
वोट को ड्यूटी बनाने से क्या कंपलसरी वोटिंग आएगा? उसके अपने इश्यूज हैं। फैमिली वैल्यूज वाली ड्यूटी बहुत सब्जेक्टिव है। इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस वाली ड्यूटी का इंटेंशन अच्छा है, पर इम्पैक्ट देखना होगा। इस पर बहुत डिबेट हो सकती है। बिल्कुल। चलो अब आगे बढ़ते हैं पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स की तरफ। पहला रिकमेंडेशन है कि लेजिस्लेटर्स के जो प्रिविलेजेस हैं उनको डिफाइन और डीलिमिट किया जाए, मतलब उनकी सीमा तय की जाए, ताकि वो आज़ादी से अपना काम कर सकें, हाउस में बोल सकें। हाँ, लेकिन उनकी अकाउंटेबिलिटी भी बनी रहे। ये ना हो कि प्रिविलेज के नाम पर कुछ भी करें। सही कहा। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस इसलिए ज़रूरी हैं ताकि लेजिस्लेटर्स बिना किसी डर या एक्सटर्नल प्रेशर के अपनी बात रख सकें और गवर्नमेंट को अकाउंटेबल ठहरा सकें। लेकिन अगर ये प्रिविलेजेस अनडिफाइंड और अनलिमिटेड हों तो इनके मिसयूज का खतरा रहता है। अकाउंटेबिलिटी से बचने का जरिया भी बन जाते हैं कई बार। हाँ, इसलिए इन्हें क्लियरली डिफाइन करना फ्री फंक्शनिंग और पब्लिक अकाउंटेबिलिटी के बीच एक बैलेंस बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 105 पार्लियामेंट के लिए और 194 स्टेट लेजिस्लेचर्स के लिए में अमेंडमेंट करने को कहा गया। क्लैरिफाई करना है कि जो इम्यूनिटी मेंबर्स को मिलती है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के तहत, वो उनके करप्ट टैक्स को कवर नहीं करेगी। मतलब अगर मेंबर ने हाउस में अपने काम के सिलसिले में करप्शन किया है, जैसे वोट के लिए पैसे लेना, हाँ, तो उसे इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। लेकिन एक राइडर भी है। अच्छा, क्या कोर्ट ऐसे किसी ऑफेंस का कॉग्निजेंस स्पीकर या चेयरमैन की पूर्व मंजूरी या प्रायर सैंक्शन के बिना नहीं लेगी जो मेंबर के हाउस के अंदर किए गए एक्शन से रिलेटेड हो। ये तो एक बैलेंसिंग एक्ट लग रहा है। हाँ बिल्कुल। करप्शन के अगेंस्ट एक्शन लेने और लेजिस्लेटिव फ्रीडम को प्रोटेक्ट करने के बीच एक डेलिकेट बैलेंस बनाने की कोशिश है। एक तरफ ये क्लियर करना कि प्रिविलेज करप्शन का शील्ड नहीं है, और दूसरी तरफ पॉलिटिकल हरासमेंट से बचाना और हाउस की डिग्निटी मेंटेन रखना। एग्जैक्टली। लेकिन स्पीकर चेयरमैन के सैंक्शन वाला क्लॉज इसका पोटेंशियल मिसयूज भी हो सकता है। हाँ, अगर स्पीकर चेयरमैन रूलिंग पार्टी का है तो वो ऑपोजिशन के मेंबर के अगेंस्ट सैंक्शन दे दे या अपनी पार्टी के मेंबर को बचा ले। हाँ, इस पर ट्रांसपेरेंसी और ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया जरूरी होंगे। बहुत जरूरी। राज्यसभा इलेक्शंस के लिए डोमिसिलरी रिक्वायरमेंट यानी उसी स्टेट का निवासी होने की शर्त मेंटेन की जाए। कमीशन ने कहा कि ये राज्यसभा के फेडरल कैरेक्टर के लिए जरूरी है। सही बात है। राज्यसभा को कॉन्स्टिट्यूशन काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहता है। बेसिक आइडिया यही है कि ये स्टेट्स के इंटरेस्ट को पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट करें। और कई बार ऐसा लगता है कि जो एमपी इलेक्ट होकर आए हैं उनका उस स्टेट से दूर दूर तक कोई कनेक्शन ही नहीं है जिसको वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हाँ, सिर्फ सीट जीतने के लिए वहां से खड़े हो गए। डोमिसाइल रिक्वायरमेंट इस कॉन्सेप्ट को स्ट्रेंथन करती है कि मेंबर उस स्टेट के इश्यूज और कंसर्न से वाकिफ हों और उन्हें वॉइस दे सके। हालांकि इस रिक्वायरमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने बाद में डाइल्यूट कर दिया था। अच्छा। लेकिन कमीशन की रिकमेंडेशन इसके फंडामेंटल इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करती है फॉर मेंटेनिंग द फेडरल बैलेंस। कुल एरिया डेवलपमेंट स्कीम को बंद कर देना चाहिए। ये तो बहुत कॉमन डिस्कशन पॉइंट है, हर तरफ से इस पे सवाल उठते हैं। हाँ, फंड मिसयूज के आरोप, ट्रांसपेरेंसी की कमी, और ये सवाल भी कि एमपीज का काम कानून बनाना है या फिर सड़क और नालियां बनवाना, सेपरेशन ऑफ पावर्स का इशू। बिल्कुल। एमपीएलएडीएस के सपोर्टर्स कहते हैं कि इससे एमपीज अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोकल लेवल पर जरूरी डेवलपमेंट वर्क करवा पाते हैं जो ब्यूरोक्रेसी के थ्रू शायद ना हो पाए। लेकिन इस पर फंड्स के मिसयूज, फेवरेटिज्म, अकाउंटेबिलिटी की कमी और सबसे बड़ा कंसेप्चुअल सवाल कि ये लेजिस्लेटर्स के प्राइमरी रोल से डिस्ट्रैक्ट करता है नहीं, ये सब इश्यूज कंटिन्यूअसली रेज होते रहे। तब कमीशन का व्यू क्लियर था। हाँ, कि ये सेपरेशन ऑफ पावर्स के प्रिंसिपल के खिलाफ है और इसे बंद कर देना चाहिए। ने पर कोई एमपी एमएलए डिस्क्वालीफाई हो सकता है। ये डिस्क्वालिफिकेशन से जुड़ा है जो सेपरेशन ऑफ पावर्स को मेंटेन करने के लिए इंपॉर्टेंट है। राइट। अगर इलेक्शन कमीशन जैसी इंडिपेंडेंट बॉडी इसे आइडेंटिफाई करेगी तो प्रोसेस ज्यादा ट्रांसपेरेंट, कंसिस्टेंट और पॉलिटिकली न्यूट्रल हो सकता है, बजाय इसके कि गवर्नमेंट खुद डिसाइड करे या हर केस अलग से कोर्ट में चैलेंज हो। सही है। कुछ नई पार्लियामेंट्री कमिटीज बनाने की बात भी हुई, एक नोडल स्टैंडिंग कमिटी और नेशनल इकोनॉमी। इकोनॉमी इतनी कॉम्प्लेक्स और इंपॉर्टेंट है, एक डेडिकेटेड कमेटी तो होनी चाहिए। एक स्टैंडिंग कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस की जॉइंट कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रपोजल्स को अप्रायोरी स्क्रूटिनाइज करेगी, मतलब पहले ही चेक करेगी। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। प्री लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी से अमेंडमेंट्स को और थॉटफुल बना सकती है। और एक नई लेजिस्लेशन कमेटी जो लेजिस्लेटिव प्लानिंग को ओवरसी करेगी ताकि लॉज अचानक से ना आ जाए, थोड़ी प्लानिंग हो। हाँ, ये तीनों ही पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग को इम्प्रूव करने के लिए अहम सजेशंस हैं। स्पेशलाइज्ड कमेटी फॉर इकोनॉमी कॉम्प्लेक्स इश्यूज पर इन डेप्थ एनालिसिस कर सकती है, कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी अमेंडमेंट्स को बेहतर बना सकती है
और लेजिस्लेशन कमेटी प्लानिंग लाकर लेजिस्लेटिव बिजनेस को कम एडहॉक और ज्यादा एफिशिएंट बना सकती है। क्वालिटी ऑफ लेजिस्लेशन और पार्लियामेंट्री ओवरसाइट इंप्रूव होगी। बिल्कुल, एनहेंस करने के स्टेप्स हैं ये सब। इंटरेस्टिंग एट, कमीशन ने कहा कि जो एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट्री कमिटीज हैं, एस्टिमेट्स कमेटी, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स और कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, इनको शायद कंटिन्यू ना किया जाए। ऐसा क्यों? इनका काम तो इम्पोर्टेंट लगता है। सोर्स ये डिटेल नहीं बताता कि कमीशन ने इनको डिसकंटिन्यू करने का रीजन क्या दिया। हो सकता है उन्हें लगा हो कि इनका काम दूसरी नई प्रपोज्ड कमिटीज के साथ ओवरलैप हो रहा है। जैसे इकोनॉमी कमेटी के साथ। हो सकता है, या इनकी इफेक्टिवनेस टाइम के साथ कम हो गई है, या इन्हें किसी और तरह से रिस्ट्रक्चर करने की जरूरत है। बट विदाउट द रीजनिंग इट्स हार्ड टू से मोर। एक और इंटरेस्टिंग रिकमेंडेशन, पार्लियामेंटेरियंस को वॉलंटरीली अपने आप को पब्लिक स्क्रूटनी के लिए ओपन करना चाहिए, एक पार्लियामेंट्री ओम्बुड्समैन के थ्रू। मतलब एमपीज के कंडक्ट पर नजर रखने के लिए एक इंडिपेंडेंट वॉचडॉग। हाँ, ये अकाउंटेबिलिटी के लिए बड़ा कदम होगा अगर एमपीज इसके लिए तैयार हों। एक पार्लियामेंट्री ओम्बुड्समैन लेजिस्लेटर्स के एथिकल कंडक्ट, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और दूसरे रिलेटेड मैटर्स को इन्वेस्टिगेट कर सकता है। पब्लिक ट्रस्ट बिल्ड होगा। हाँ, और लेजिस्लेटिव स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करने में मदद मिल सकती है। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की तरफ ये एक इम्पॉर्टेंट कदम हो सकता है, दो इट्स इफेक्टिवनेस वुड डिपेंड ऑन इट्स पावर्स एंड इंडिपेंडेंस। मिनिमम सिटिंग डेज फिक्स करने की बात भी है। स्टेट लेजिस्लेचर्स जहां 70 से कम मेंबर्स हैं, वो साल में कम से कम 50 दिन मिले। बाकी बड़े स्टेट लेजिस्लेचर्स कम से कम 90 दिन। और पार्लियामेंट में राज्यसभा 100 डेज और लोकसभा 120 दिन। मतलब एमपीज एमएलएज को साल में ज्यादा दिन काम करना पड़ेगा। जरूरी है ये। कई बार तो सेशन हंगामे में ही निकल जाते हैं। जरूरी तो है। पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर्स का काम सिर्फ कानून पास करना नहीं है। उनका काम है डिबेट्स करना, डिलिब्रेशंस करना, गवर्नमेंट से सवाल पूछना, उनके काम की स्क्रूटनी करना, पब्लिक इश्यूज को रेज करना। हाँ, ये सब काम भी तो है। अगर सेशंस ही बहुत कम दिन के होंगे तो ये सब काम इफेक्टिवली कैसे होगा? मिनिमम नंबर ऑफ सिटिंग डेज फिक्स करने से ये इंश्योर होगा कि लेजिस्लेटिव बिजनेस के लिए, डिटेल्ड डिस्कशंस के लिए और गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी के लिए पर्याप्त समय मिले। लेजिस्लेटिव फंक्शनिंग की क्वालिटी इंप्रूव होगी। बिल्कुल, हंगामा अपनी जगह है, पर काम के लिए दिन तो होने चाहिए। और लास्ट में एक स्टडी ग्रुप बनाने का सजेशन है पार्लियामेंट के बाहर के लोगों का। एक्सपर्ट्स, एकेडमिक्स एटसेट्रा। हाँ, जो पार्लियामेंट्री प्रोसीजरल रिफॉर्म्स को स्टडी करे। मतलब सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए एक्सटर्नल अनबायस्ड फीडबैक लेना। ये भी अच्छा पॉइंट है। कभी-कभी सिस्टम के अंदर रहकर उसकी कमियां उतनी साफ नहीं दिखती। एक इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल ग्रुप पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स को ऑब्जेक्टिवली रिव्यू करके दूसरे देशों के बेस्ट प्रैक्टिसेस को देखकर सुधार के लिए वैल्यूएबल और अनबायस्ड सजेशंस दे सकता है। एक फ्रेश पर्सपेक्टिव ला सकता है। हाँ, पार्लियामेंट्री एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को बढ़ाने में मदद करेगा। फ्यू, ये तो काफी डिटेल में हमने डिस्कस किया कमीशन की इन एरियाज की रिकमेंडेशंस को, फंडामेंटल राइट्स से लेकर पार्लियामेंट की वर्किंग तक। सच में इन सजेशंस में सोचने के लिए बहुत कुछ है। काफी कुछ बदलने की बात की गई थी। बिल्कुल, ये सिफारिशें हमारे गवर्नेंस स्ट्रक्चर, सिटीजन्स के राइट्स और ड्यूटीज और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के कोर एस्पेक्ट्स को टच करती हैं। इन पर गहन विचार जरूरी है, भले ही ये सब इम्प्लीमेंट ना हुई हों। हाँ, पर ये शो करती हैं कि 20 साल पहले क्या चैलेंजेस देखे जा रहे थे और क्या सॉल्यूशन सोचे जा रहे थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कमीशन ने बाकी एरियाज जैसे कि एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, सेंटर स्टेट रिलेशंस वगैरह के लिए क्या रिकमेंडेशंस दी हैं। ठीक है, अब हम एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेशन पर जो सिफारिशें थीं उन पर चर्चा करते हैं। मतलब सरकार चलाने के तौर तरीके, मिनिस्टर्स और ब्यूरोक्रेसी के कामकाज से जुड़े सुझावों पर। हाँ, ये संविधान समीक्षा के दौरान आए वो सुझाव हैं जो सीधे गवर्नेंस की क्वालिटी, मतलब शासन कैसा चलता है, उस पर असर डालते हैं। इसमें सरकार और प्रशासन को कैसे बेहतर बनाया जाए, इस पर काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं असल में। पहला ही पॉइंट बड़ा रेलेवेंट है आजकल की पॉलिटिक्स को देखते हुए, हंग पार्लियामेंट। हंग पार्लियामेंट। हाँ, यानी वो सिचुएशन जब इलेक्शंस के बाद किसी एक पार्टी या गठबंधन को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिलती। इसमें सुझाव ये है कि ऐसी हालत में लोकसभा खुद अपना नेता चुने और प्रेसिडेंट फिर उसी चुने हुए व्यक्ति को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करें। यही सिस्टम राज्यों की विधानसभाओं के लिए भी रेकमेंड किया गया है। ये काफी, मुझे लगता है काफी प्रैक्टिकल सुझाव लगता है मौजूदा हालात देखकर। अभी क्या होता है, रिजल्ट आते हैं, किसी को बहुमत नहीं मिलता और फिर शुरू होती है असली खींचतान, जिसे हम जोड़ तोड़ कहते हैं, है ना? बिल्कुल। कौन किसको सपोर्ट करेगा, कौन कहाँ जाएगा, विधायकों को रिजॉर्ट में ले जाने की खबरें, मतलब पूरी अनिश्चितता।
हाँ, वो तो देखते ही हैं हम। तो ये सिफारिश कहती है कि इस पूरी कवायद को सदन के फ्लोर पर ले आओ, लेट द हाउस डिसाइड। अच्छा, इससे शायद वो इलेक्शन के बाद वाला पॉलिटिकल सर्कस थोड़ा कम होगा और सरकार बनाने की प्रोसेस में सदन की भूमिका बढ़ेगी। थोड़ी स्टेबिलिटी लाने की कोशिश है ये। जैसे कॉलेज ग्रुप प्रोजेक्ट में अगर लीडर चुनने पर सहमति ना बने तो पूरी टीम मिलकर वोट करे। बाहर की पॉलिटिक्स से बेहतर है वो। हाँ, मतलब जिम्मेदारी सीधे हाउस की होगी कि वो अपना नेता चुने। इसी स्टेबिलिटी वाली बात से जुड़ा अगला सुझाव है कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, ये क्या भला है? सुनने में बड़ा भारी लग रहा है भारी, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। ये कॉन्सेप्ट जर्मन सिस्टम से प्रेरित है बेसिकली। अच्छा, इसका सीधा मतलब ये है कि अगर आप मौजूदा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव मतलब नो कॉन्फिडेंस मोशन ला रहे हैं, हाँ, तो आपको सिर्फ ये नहीं कहना कि हमें इन पे भरोसा नहीं। आपको उसी प्रस्ताव के साथ ये भी बताना होगा कि अगर ये सरकार जाती है तो आपकी नजर में अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। अरे वाह। बेसिकली यू हैव टू प्रपोज एन ऑल्टरनेटिव लीडर राइट देन एंड देयर। फिर सदन दोनों चीजों पर एक साथ वोट करता है, मौजूदा सरकार में अविश्वास और प्रस्तावित नए नेता में विश्वास। तो माल है, मतलब सिर्फ गिराने की बात नहीं, बनाने की बात भी साथ में करो। एग्जैक्टली। जैसे किसी को नौकरी से निकालने से पहले ये तो सोच लो कि उसकी जगह काम कौन करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। इससे तो शायद सरकारों का टिकना थोड़ा आसान होगा, बार बार इलेक्शन का खर्चा और झंझट बचेगा। हाँ बिल्कुल। क्योंकि कई बार देखते हैं विपक्ष सरकार गिराने के लिए तो एकजुट हो जाता है, पर अगला कौन, इस पर आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है। सही कहा। और फिर नतीजा मध्यावधि चुनाव। बिल्कुल, पॉइंट यही है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कम हो, सरकार गिराना एक बड़ा कदम है और ये सिस्टम इंश्योर करता है कि ये कदम तभी उठाया जाए जब एक वायबल ऑल्टरनेटिव, एक व्यवहार्य विकल्प तैयार हो। ये विपक्ष पर भी ज्यादा जिम्मेदारी डालता है कि वो सिर्फ विरोध के लिए विरोध ना करे, बल्कि एक कंस्ट्रक्टिव सोल्यूशन भी पेश करे। सही बात है। इससे बेवजह की राजनीतिक उठापटक, रोज-रोज की बयानबाजी और मिड टर्म इलेक्शंस की संभावना कम हो सकती है। और ये अविश्वास प्रस्ताव लाने की प्रक्रिया को भी, मतलब उसे भी थोड़ा मुश्किल बनाने का सुझाव था। हाँ, ऐसा नहीं कि 50 लोग खड़े हुए और मोशन ले आए। हाँ, सिफारिश थी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन का नोटिस देने के लिए कम से कम 20% सदस्यों का समर्थन जरूरी हो। 20%? हाँ, मौजूदा लोकसभा की संख्या जो 543 है, उसके हिसाब से देखें तो ये करीब 109-110 एमपीज का समर्थन होगा। बाप रे। सिर्फ नोटिस देने के लिए। अभी ये संख्या काफी कम है, करीब 50 सदस्य ही चाहिए होते हैं। बाप रे, 110 एमपी सिर्फ नोटिस देने के लिए, मतलब इसे वाकई एक सीरियस मामला बनाने की बात है। हाँ, ताकि हर छोटी मोटी नाराजगी पर या सिर्फ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए सरकार को हिलाने की कोशिश ना हो। सही समझ रहे हैं। जब तक सदन का एक बड़ा हिस्सा, लगभग 5वां हिस्सा, वाकई ये न माने कि सरकार में दम नहीं रहा, तब तक ये नौबत ही ना आए। सही। ऑब्जेक्टिव यही है कि ये एक गंभीर पार्लियामेंट्री प्रोसीजर है और इसका इस्तेमाल सोच समझ कर हो। इट सिग्निफिकेंटली रेजेस द थ्रेशोल्ड। ये सुनिश्चित करता है कि जब ये प्रक्रिया शुरू हो तो उसके पीछे सदन की एक मजबूत भावना हो, न कि कुछ मुट्ठी भर सदस्यों का दांव पेंच। अच्छा, अब आते हैं उस चीज पर जो अक्सर अखबारों की हेडलाइन बनती है, मंत्रियों की संख्या, ये जंबो कैबिनेट का मसला। हाँ, जंबो कैबिनेट। सुझाव था कि कानून बनाकर इस पर लगाम लगाई जाए। ये जंबो कैबिनेट वाली प्रॉब्लम पर सीधा अटैक है। सिफारिश थी कि केंद्र हो या राज्य, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का साइज लोकसभा या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 10%? 10%। मतलब लोकसभा में 543 सदस्य हैं तो केंद्र में मंत्रियों की संख्या 54-55 से ज्यादा ना हो। इसी तरह राज्यों में। और ये क्यों जरूरी लगा? हमने देखा है खासकर कोलिशन गवर्नमेंट्स में हर छोटी पार्टी को खुश करने के लिए मंत्री पद बांटे जाते हैं। कभी कभी तो एक ही पार्टी के अंदर अलग अलग गुटों को साधने के लिए इतने मंत्री बना देते हैं कि पता ही नहीं चलता कौन क्या कर रहा है। बिल्कुल। इससे सरकारी खजाने पर बोझ तो पड़ता ही है ना। हर मंत्री की सैलरी, बंगला, गाड़ी, स्टाफ, सिक्योरिटी, लिस्ट अंतहीन है। बिल्कुल। जैसे घर में शादी हो और हर दूर के रिश्तेदार को खुश करने के लिए अलग अलग जिम्मेदारी दे दी जाए, भले ही जरूरत ना हो। सही एनालॉजी है। ये सिफारिश उसी पॉलिटिकल पैट्रोनेज और फिजूल खर्ची को रोकने के लिए थी। कॉस्ट सेविंग तो है ही, हाँ, पर इससे एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी भी बढ़ सकती है, ऐसा सोचा गया। कम मंत्री होंगे तो शायद कोऑर्डिनेशन बेहतर होगा, डिसीजन मेकिंग तेज होगी। ये एक तरह से राजनीति में मंत्री पद को रेवड़ी की तरह बांटने की प्रवृत्ति पर रोक लगाने का प्रयास था। हालांकि बाद में संविधान संशोधन करके ये सीमा 15% तय की गई। अच्छा, 15% हुई। हाँ, पर ये मूल सिफारिश 10% की थी। और इसी से जुड़ा एक और स्मार्ट पॉइंट था, सिर्फ मंत्री ही नहीं,
बल्कि मंत्री जैसे पावर और पर्क्स वाले दूसरे पॉलिटिकल ऑफिसेज बनाने पर भी रोक लगनी चाहिए। हाँ, जैसे एडवाइजर्स बना दिए या किसी कॉरपोरेशन का चेयरमैन बना दिया और उसे कैबिनेट मिनिस्टर या मिनिस्टर ऑफ स्टेट का दर्जा दे दिया। ये तो जुगाड़ हो गया। हाँ बिल्कुल, ये एक तरीका है जिससे मंत्री पद की तय सीमा को बाईपास किया जा सकता है। हाँ, सिफारिश थी कि ऐसे पद जिन्हें ऑफिस ऑफ प्रॉफिट विद स्टेटस एंड पर्क्स ऑफ अ मिनिस्टर कहा जा सकता है, उनकी संख्या निचले सदन मतलब लोकसभा या विधानसभा की कुल ताकत के 2% तक ही सीमित हो। 2%? हाँ, यानी लोकसभा के मामले में ये 10-11 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। अक्सर ये पद पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल लोगों को अकोमोडेट करने के लिए क्रिएट किए जाते हैं, हाँ हाँ, जिन्हें मंत्री वाली सारी सुविधाएं मिलती हैं। ये सिफारिश इस प्रैक्टिस को डिस्करेज करने की बात करती है। खर्चा कम, सरकार स्ट्रीमलाइंड। अब आते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ और कोर इश्यूज पर। लोकपाल और लोकायुक्त की नियुक्ति। हाँ लोकपाल एंड लोकायुक्तास। अन्ना हजारे का आंदोलन तो हम सबको याद है। हाँ बिल्कुल, ये मुद्दा कितना बड़ा बन गया था। बिल्कुल। ये सिफारिश काफी पहले की गई थी कि संविधान में ही लोकपाल की नियुक्ति का प्रावधान हो, जो केंद्र के स्तर पर करप्शन के मामलों को देखेगा। अच्छा, इसमें एक गौर करने वाली बात यह थी कि सिफारिश में प्रधानमंत्री को इसके दायरे से बाहर रखने की बात कही गई थी। ओहो, जिस पर काफी बहस हो सकती है और हुई भी। हाँ, साथ ही राज्यों में इसी तर्ज पर लोकायुक्ता संस्थाएं स्थापित करने का भी सुझाव था। मतलब करप्शन पे नजर रखने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल वॉचडॉग बनाने का आइडिया। प्रधानमंत्री को बाहर रखना कंट्रोवर्शियल हो सकता है, लेकिन राज्यों में लोकायुक्त का सुझाव बहुत जरूरी लगता है। बिल्कुल, क्योंकि आम आदमी का पाला तो जमीनी स्तर के भ्रष्टाचार से ज्यादा पड़ता है। तहसील में, थाने में, नगर निगम में। सही बात है। जैसे मोहल्ले में एक अंकल होते हैं ना, जो सबकी खबर रखते हैं, वैसा ही कुछ रोल इनका सोचा गया होगा। हाँ, कह सकते हैं। ये सिफारिश भ्रष्टाचार के खिलाफ एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, एक संस्थागत ढांचा बनाने की बात करती है। लोकपाल कानून तो बाद में बना, लेकिन ये सिफारिशें दिखाती हैं कि इसकी जरूरत बहुत पहले से महसूस की जा रही थी। अगला पॉइंट भी आजकल काफी हॉट टॉपिक है, सरकारी नौकरियों में लैटरल एंट्री। लैटरल एंट्री, खासकर जॉइंट सेक्रेटरी लेवल और उससे ऊपर के पदों पर। हाँ, लैटरल एंट्री का मतलब है कि प्राइवेट सेक्टर, एकेडेमिया, एनजीओज या दूसरे फील्ड्स के डोमेन एक्सपर्ट्स को सीधे सरकार के सीनियर पदों पर अपॉइंट किया जा सके, बिना यूपीएससी के पारंपरिक रास्ते से आए। अच्छा, जैसे किसी टॉप टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट को सीधे आईटी मिनिस्ट्री में जॉइंट सेक्रेटरी या एडिशनल सेक्रेटरी बना देना, या किसी बड़े इकोनॉमिस्ट को फाइनेंस मिनिस्ट्री में ले आना। इसका फायदा ये सोचा गया होगा कि सिस्टम में नई सोच, फ्रेश पर्सपेक्टिव और स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टीज आएगी। हाँ बिल्कुल, जो शायद करियर ब्यूरोक्रेट्स के पास हमेशा ना हो, क्योंकि वो जनरलिस्ट होते हैं। सही। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। जो लोग सालों से यूपीएससी क्लियर करके धीरे धीरे प्रमोशन पाकर ऊपर पहुंचे हैं, क्या उनमें रिसेंटमेंट नहीं होगी? ये एक बड़ा सवाल है। उन्हें लगेगा कि बाहर से कोई पैराशूट से उतरा और उनकी जगह ले गया, जैसे टीम में कोई नया खिलाड़ी आए और सीधे कप्तान बन जाए। हाँ, ये एनालॉजी काफी चलती है। ये बहस बहुत पुरानी और गहरी है। सपोर्टर्स मानते हैं कि इससे गवर्नेंस में डोमेन नॉलेज आएगी, सिस्टम ज्यादा डायनामिक और रिजल्ट ओरिएंटेड बनेगा। ओपोनेंट्स को लगता है कि ये एस्टैब्लिश्ड करियर पाथ को डिसरप्ट करेगा, लॉयल्टी और कमिटमेंट पर सवाल उठ सकते हैं, और शायद बाहर से आने वाले लोग सरकारी सिस्टम की बारीकियों, उसके वर्क कल्चर को न समझें। हाँ, ये भी हो सकता है। ये सिफारिश इसे अलाउ करने की थी ताकि जरूरत पड़ने पर सरकार बाहर से टैलेंट पूल को टैप कर सके। ये एक तरह से मेरिटोक्रेसी वर्सेस एस्टैब्लिश्ड ब्यूरोक्रेसी की डिबेट भी है। ओके, लेट्स अनपैक द नेक्स्ट वन। आर्टिकल 311। आर्टिकल 311 जो सरकारी कर्मचारियों को डिसमिसल, रिमूवल या रिडक्शन इन रैंक के खिलाफ कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स देता है, उसमें बदलाव का सुझाव है। हाँ, सिफारिश ये थी कि आर्टिकल 311 को इस तरह अमेंड किया जाए कि ये ऑनेस्ट और एफिशिएंट ऑफिसर्स को तो पूरी प्रोटेक्शन दे, लेकिन डिसऑनेस्ट या होपलेसली इनएफिशिएंट अधिकारियों पर कार्रवाई करना आसान हो। अभी परसेप्शन ये है कि ये आर्टिकल कई बार एक तरह की ढाल, एक शील्ड बन जाता है। हाँ बिल्कुल, जिसके पीछे करप्ट या नॉन परफॉर्मिंग ऑफिशियल्स बच निकलते हैं। डिसिप्लिनरी एक्शन लेना बहुत मुश्किल और लंबा प्रोसेस हो जाता है। मतलब एक बैलेंस बनाने की कोशिश। प्रोटेक्शन जरूरी है ताकि अफसर बिना डरे, पॉलिटिकल प्रेशर में आए बिना निष्पक्ष काम कर सकें, कोई उन्हें बेवजह परेशान ना कर सके। सही। लेकिन अकाउंटेबिलिटी भी उतनी ही जरूरी है। ये नहीं कि एक बार सरकारी नौकरी मिल गई तो लाइफ सेट, फिर चाहे काम करो या ना करो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये परसेप्शन आम आदमी में बहुत स्ट्रांग है। बिल्कुल। द आइडिया इज टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन जॉब सिक्योरिटी फॉर द ऑनेस्ट and swift accountability for the corrupt or incompetent.
ये सुनिश्चित करना कि प्रोटेक्शन का मतलब इम्प्यूनिटी ना बन जाए। अब आते हैं ट्रांसफर पोस्टिंग के खेल पर, जो शायद ब्यूरोक्रेसी की सबसे बड़ी दुखती रग है। हाँ, ये तो है। अधिकारियों के ट्रांसफर, प्रमोशन, पोस्टिंग वगैरह के लिए ऑटोनोमस सिविल सर्विस बोर्ड बनाने का सुझाव। सिविल सर्विस बोर्ड्स, ये तो बड़ा क्रांतिकारी कदम होता। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिफारिश है। अक्सर सुनने में आता है कि ट्रांसफर और पोस्टिंग पॉलिटिकल कंसिडरेशंस पर होते हैं। बिल्कुल। किसी ईमानदार अफसर ने नेताजी की बात नहीं मानी तो उसे कहीं लूप लाइन में पोस्ट कर दिया। हाँ, ये तो बहुत कॉमन है। या किसी खास अफसर को मलाईदार पोस्टिंग दे दी। सिफारिश है कि ये सारे पर्सनल पॉलिसी डिसीजंस, जैसे कि प्लेसमेंट, प्रमोशंस, ट्रांसफर्स और यहां तक कि फास्ट ट्रैक एडवांसमेंट्स, ये सब ऑटोनोमस सिविल सर्विस बोर्ड्स करें। ऑटोनोमस मतलब स्वतंत्र। स्वतंत्र। और ये बोर्ड्स स्टैट्यूटरी प्रोविजंस यानी कानूनी प्रावधानों के तहत बने, ताकि उनकी इंडिपेंडेंस सुनिश्चित हो। इसका मतलब ये फैसले पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से मुक्त होंगे। जैसे हम फिल्मों में देखते हैं या खबरों में पढ़ते हैं कि रातों रात डीएम का ट्रांसफर हो गया क्योंकि उसने किसी पावरफुल आदमी के खिलाफ एक्शन लिया। हाँ, ये बोर्ड इस तरह की मनमानी रोक सकते हैं। उद्देश्य तो यही था कि ये फैसले मेरिट, ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया, एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट्स और नियमों के आधार पर हों, ना कि किसी मंत्री या नेता की पसंद नापसंद, मतलब विम्स एंड फैंसीज पर। इससे सिविल सर्विस की न्यूट्रलिटी बनी रहेगी, उनका मोरल बूस्ट होगा, अधिकारी शायद ज्यादा सिक्योरिटी फील करेंगे और बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। ये ब्यूरोक्रेसी को पॉलिटिकल मास्टर्स के दबाव से बचाने का एक बड़ा मैकेनिज्म होता। एक और इंटरेस्टिंग सुझाव, अधिकारियों को करियर शुरू करते समय सिर्फ संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ, ओथ ऑफ एलिजेंस नहीं, हाँ, बल्कि गुड गवर्नेंस के सिद्धांतों का पालन करने की शपथ भी लेनी चाहिए। ये सुनने में सिंबॉलिक लग सकता है, पर इसका गहरा इम्पैक्ट हो सकता है। ये एक सिविल सर्वेंट को लगातार याद दिलाएगा कि उनका काम सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना नहीं है, बल्कि अल्टीमेटली अच्छी शासन व्यवस्था देना है। गुड गवर्नेंस के प्रिंसिपल्स में ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, पार्टिसिपेशन, एफिशिएंसी, रूल ऑफ लॉ, ये सब आते हैं। तो ये शपथ एक तरह से उनके काम के कोर मिशन को रीएम्फसाइज करेगी। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं, एक जिम्मेदारी है। ये भाव मजबूत होगा। बिल्कुल, ये उन्हें याद दिलाएगा कि वो पब्लिक सर्वेंट्स हैं और उनका अल्टीमेट गोल जनता की भलाई और इफेक्टिव गवर्नेंस है। अब अगला पॉइंट तो आज के जमाने का मंत्र है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, RTI। हाँ, सिफारिश थी कि इसे गारंटी किया जाए और जो पुरानी गोपनीयता, सीक्रेसी की सोच है, उसे छोड़ा जाए। कमाल की बात तो ये है कि गोपनीयता की शपथ, ओथ ऑफ सीक्रेसी की जगह पारदर्शिता की शपथ, ओथ ऑफ ट्रांसपेरेंसी का सुझाव दिया गया था। हाँ, ये तो माइंड ब्लोइंग आइडिया है। बिल्कुल। ये गवर्नेंस कल्चर में एक फंडामेंटल शिफ्ट का प्रस्ताव था। हमारी ब्यूरोक्रेसी काफी हद तक ब्रिटिश राज के ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट वाली लेगेसी पर बनी है। हाँ, वो तो है। जहां डिफॉल्ट सेटिंग सीक्रेसी की थी, सब कुछ गोपनीय रखो जब तक बताने को कहा न जाए। ये सिफारिश कहती है कि इसे पलट दो। ट्रांसपेरेंसी शुड बी द नॉर्म, सीक्रेसी द एक्सेप्शन। सही। सरकार क्या कर रही है, क्यों कर रही है, ये जनता को जानने का हक है, सिवाय कुछ वाकई सेंसिटिव मामलों के। आम आदमी के लिए इसका मतलब होता कि सरकारी दफ्तरों में चक्कर काटने, अर्जियां लगाने के बजाय जानकारी आसानी से मिलती। हाँ, अभी RTI कानून है, पर कई बार जानकारी हासिल करना टेढ़ी खीर साबित होता है। बहाने बना दिए जाते हैं या आधी अधूरी जानकारी मिलती है। बिल्कुल। अगर ये ओथ ऑफ ट्रांसपेरेंसी वाली सोच अपनाई जाती तो शायद इंफॉर्मेशन प्रोएक्टिवली डिस्क्लोज करने का कल्चर बनता। सरकार कैसे काम कर रही है, फैसले क्यों लिए जा रहे हैं, पब्लिक फंड्स कहाँ खर्च हो रहे हैं, ये सब जानना सिटीजन का राइट माना जाता। इससे गवर्नमेंट ज्यादा अकाउंटेबल बनती और शायद करप्शन के मौके भी कम होते। ये सिटीजन एम्पावरमेंट का एक बहुत बड़ा कदम होता। और इसी ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी से जुड़ा है व्हिसल ब्लोअर एक्ट बनाने का सुझाव। व्हिसल ब्लोअर एक्ट, हाँ, इन्हें पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर एक्ट्स भी कहते हैं। इनका मकसद है उन लोगों को लीगल प्रोटेक्शन देना जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो रहे करप्शन या मैल एडमिनिस्ट्रेशन को उजागर करते हैं। अच्छा। अक्सर होता क्या है कि अगर कोई इनसाइडर किसी गड़बड़ी या घोटाले का पर्दाफाश करता है तो उसे ही टारगेट किया जाने लगता है। हाँ, ये तो होता है। उसकी नौकरी चली जाती है या उसे हरास किया जाता है। ये कानून ऐसे विसल ब्लोअर्स को सुरक्षा देता है ताकि लोग बिना डर के सच सामने ला सकें, वरना कौन हिम्मत करेगा। ये तो बहुत जरूरी है। अगर अंदर के लोग ही चुप रहेंगे तो बड़े बड़े स्कैम कैसे पता चलेंगे। बिल्कुल। और आखिर में एक और कड़ा कदम,
भ्रष्ट लोगों की बेनामी संपत्ति जब्त करने के लिए कानून बनाने का सुझाव, बेनामी प्रॉपर्टी। हाँ, सिफारिश थी कि एक कॉम्प्रिहेंसिव कानून बने जिससे न सिर्फ करप्ट पब्लिक सर्वेंट्स बल्कि नॉन पब्लिक सर्वेंट्स की भी वो प्रॉपर्टी जो उन्होंने इलिसिट मनी से किसी और के नाम पर मतलब बेनामी खरीदी है, अच्छा, किसी और के नाम पर। हाँ, उसे सरकार फॉरफीट यानी जब्त कर सके। ये करप्शन के फ्रूट्स पर सीधा हमला है। ये तो करप्शन के खिलाफ एक बड़ा हथियार हो सकता है अगर सख्ती से और बिना भेदभाव के लागू हो। हाँ। क्योंकि अक्सर देखने में आता है कि काली कमाई से खरीदी गई प्रॉपर्टी अपने नाम पर नहीं रखी जाती, सही, बल्कि रिश्तेदारों, दोस्तों, नौकरों या फर्जी कंपनियों के नाम पर छुपा दी जाती है। बिल्कुल। ये रिकमेंडेशन करप्शन की जड़ यानी उससे होने वाले फाइनेंशियल गेन पर चोट करने की बात करती है। अगर पता हो कि गलत तरीके से कमाई दौलत बच नहीं पाएगी तो शायद कुछ अपश्रकिंग इफेक्ट, कुछ डिटरेंस इफेक्ट पैदा हो। तो ये थे एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े कुछ अहम सुझाव। हंग पार्लियामेंट के मैनेजमेंट से लेकर बेनामी संपत्ति जब्त करने तक वाकई गवर्नेंस को सुधारने के लिए काफी वाइड रेंजिंग और सोचने वाले पॉइंट्स कवर किए गए हैं इसमें। हाँ, ये दिखाते हैं कि सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए किस तरह के स्ट्रक्चरल और प्रोसीजरल बदलावों पर विचार किया गया था। इनमें से कुछ चीजें बाद में किसी न किसी रूप में लागू हुई, कुछ पर आज भी बहस जारी है। लेकिन ये सिफारिशें गवर्नेंस रिफॉर्म्स की दिशा में सोचने के लिए एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट लेती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम उत्तर पूर्व भारत मतलब नॉर्थ ईस्ट इंडिया पर की गई सिफारिशों और रिकमेंडेशंस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। शुरुआत करते हैं पहली सिफारिश से। इसमें कहा गया है कि नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों को 73rd और 74th संविधान संशोधन वाले अवसर दिए जाने चाहिए। हाँ, मतलब वो पंचायती राज और नगर पालिका वाली व्यवस्था लागू करने का मौका। एग्जैक्टली। लेकिन यहाँ एक पेंच है, साथ में ये भी जोड़ा है कि वहाँ की जो यूनिक पॉलिटिकल और सोशल ट्रेडिशंस हैं उनका ध्यान रखते हुए। ये सुनने में ही थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है ना। बिल्कुल सही पकड़ा है आपने। देखिए, 73rd और 74th अमेंडमेंट्स का जो मूल आइडिया था वो था पावर को नीचे तक पहुंचाना, डिसेंट्रलाइजेशन करना। हाँ, ग्रासरूट्स डेमोक्रेसी। बिल्कुल, गांव में पंचायतों और शहरों में नगर पालिकाओं के जरिए। ये पूरे देश के लिए एक बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज था। लेकिन नॉर्थ ईस्ट, जैसा हम सब जानते हैं, भारत का एक बहुत ही डाइवर्स, बहुत ही खास हिस्सा है। हाँ, बहुत अलग है। वहाँ कई कम्युनिटीज और इलाकों में सदियों से अपनी पारंपरिक शासन व्यवस्थाएं, मतलब ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ गवर्नेंस चली आ रही हैं। जैसे वो ट्राइबल काउंसिल्स वगैरह। हाँ, कहीं ट्राइबल काउंसिल्स हैं, कई विलेज हेडमैन हैं, कई क्लैन एल्डर्स हैं, जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है, गांव बुराज जैसे। और ये सिर्फ नाम के लिए नहीं है, ये इंस्टीट्यूशंस वाकई वहाँ की सोशल लाइफ का और कई मामलों में पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग का एक अहम हिस्सा रहे हैं। अच्छा। जमीन के मामले, कम्युनिटी के झगड़े, रीति रिवाज, ये सब अक्सर इन्हीं पारंपरिक संस्थाओं के दायरे में आते हैं। तो कमीशन कह रहा है कि हाँ, ये आधुनिक पंचायती राज और नगर पालिका वाले स्ट्रक्चर्स लागू करने की जरूरत है, क्योंकि डेवलपमेंट और गवर्नेंस के लिए ये इम्पोर्टेंट है। पर इनको लागू करते वक्त ये ध्यान रखना होगा कि जो पुरानी जड़ें जमा चुकी व्यवस्थाएं हैं उनसे डायरेक्ट टकराव ना हो, उनका सम्मान बना रहे। उनसे बिल्कुल उनका सम्मान बना रहे, उनकी रेलेवेंस बनी रहे। सोचिए जैसे किसी पुराने पुश्तैनी घर में रेनोवेशन करना हो। आप चाहेंगे कि मॉडर्न सुविधाएं भी हों, नयापन भी आए, लेकिन घर का जो ओरिजिनल कैरेक्टर है, जो उसकी पहचान है, वो खत्म ना हो जाए। सही बात है। पुरानी दीवारें, पुराने झरोखे, उनका भी सम्मान रहे। कुछ वैसा ही। ओके। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, बट जमीन में कैसे होगा प्रैक्टिकली? मान लीजिए किसी गांव में सालों से एक ट्रेडिशनल काउंसिल ही सारे फैसले लेती आई है। अब वहां लीगली एक पंचायत भी बन गई जिसके पास सरकारी फंड्स आएंगे, डेवलपमेंट का काम होगा। हाँ। तो क्या ये दोनों पावर सेंटर्स आराम से कोएग्जिस्ट कर पाएंगी? कहीं पावर स्ट्रगल वाला सीन ना बन जाए? मतलब कॉलेज फेस्ट वाला हाल की कौन कराएगा? देखिए, यहीं पर असली चुनौती है। ये संतुलन साधना, ये इंटीग्रेशन बहुत डेलिकेट काम है। कमीशन का इरादा तो नेक है, मॉडर्नाइजेशन भी हो, डेवलपमेंट के फायदे सब तक पहुंचे और साथ ही स्थानीय संस्कृति, लोकल कल्चर, पहचान और जो सोशल फैब्रिक है वो भी बना रहे। हाँ, वो जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन से जुड़ा है। एग्जैक्टली। चुनौती इसी कैसे में है, हाउ टू इम्प्लीमेंट दिस ऑन द ग्राउंड। हो सकता है कि काम बांट दिए जाएं,
कुछ पावर्स पंचायत को मिलें, जैसे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, सरकारी स्कीमें लागू करना। और कुछ पारंपरिक मसले काउंसिल्स के पास। हाँ, जैसे कम्युनिटी कस्टम से जुड़े विवाद, छोटे मोटे आपसी झगड़े सुलझाना, पारंपरिक नियमों को बनाए रखना, ये ट्रेडिशनल काउंसिल्स के पास रहें। या फिर कोई हाइब्रिड मॉडल बने जिसमें ट्रेडिशनल लीडर्स को पंचायत या उसकी कमिटीज में कोई खास भूमिका, कोई रिप्रेजेंटेशन दिया जाए। ये ट्रिकी होगा। ये आसान नहीं होगा क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में बहुत डाइवर्सिटी है। हर राज्य, हर जिले, शायद हर गांव की अपनी अलग सिचुएशन होगी, अपनी अलग हिस्ट्री होगी। और हमें ये भी याद रखना होगा कि आर्टिकल 371 के तहत नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों को स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस मिले हुए हैं। हाँ, 371A नागालैंड के लिए, 371G मिजोरम के लिए। बिल्कुल, जो उनकी यूनिक सोशल, रिलीजियस और कस्टमरी प्रैक्टिसेस को प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये सिफारिश उसी स्पिरिट को आगे बढ़ाते हुए कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर्स और लोकल ट्रेडिशंस के बीच एक वर्किंग रिलेशनशिप बनाने की बात कर रही है। मतलब मूल बात यह है कि डिसेंट्रलाइजेशन तो हो, पर वहां की आत्मा, जो पारंपरिक व्यवस्था है, वो भी बची रहे। बिल्कुल, असली चुनौती इन दोनों का सार्थक संगम कराने में है, सिर्फ कागजी नहीं। ठीक है, अब आते हैं अगली सिफारिश पर। ये ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स मतलब ADC से जुड़ी है। कहा गया है कि 6th शेड्यूल और 11th शेड्यूल वाले विषय, सब्जेक्ट्स ADCs को सौंपे जा सकते हैं। पहले ये ADCs क्या हैं, थोड़ा बैकग्राउंड दे देंगी? हाँ, जरूर। देखिए, ये स्वायत्त जिला परिषदें, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, और कुछ मामलों में स्वायत्त क्षेत्रीय परिषदें, ऑटोनोमस रीजनल काउंसिल्स, संविधान की 6ठी अनुसूची मतलब 6th शेड्यूल के तहत बनाई गई हैं। अच्छा, ये खास नॉर्थ ईस्ट के लिए? हाँ, मुख्य रूप से असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के उन आदिवासी बहुल इलाकों, ट्राइबल एरियाज के लिए, जिनकी अपनी विशिष्ट संस्कृति, भाषा और पारंपरिक व्यवस्थाएं हैं। 6th शेड्यूल इन काउंसिल्स को काफी ज्यादा ऑटोनॉमी मतलब स्वायत्तता देता है। किस लिए? ताकि ये अपने क्षेत्र के लिए जमीन, लैंड मैनेजमेंट, जंगल, फॉरेस्ट मैनेजमेंट, जल संसाधन, स्थानीय रिवाज, लोकल कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, शादी ब्याह, तलाक के नियम, संपत्ति के उत्तराधिकार जैसे मामलों पर कानून बना सकें और उनका प्रशासन चला सकें। इन्हें कुछ हद तक जुडिशियल पावर्स भी होती हैं। ओह, काफी पावरफुल है मतलब। हाँ, मूल आइडिया था इन आदिवासी समुदायों की डिस्टिंक्ट कल्चरल आइडेंटिटी और उनके पारंपरिक अधिकारों को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन देना। ठीक है, ये हुआ 6th शेड्यूल। अब ये 11th शेड्यूल क्या है? अब आते हैं 11th शेड्यूल पर। ये लिस्ट 73rd अमेंडमेंट के साथ संविधान में जोड़ी गई थी। इसमें वो 29 विषय, सब्जेक्ट्स हैं जो पंचायतों को दिए जाने चाहिए ताकि वो लोकल लेवल पर सेल्फ गवर्नेंस और डेवलपमेंट का काम प्रभावी ढंग से कर सकें। अच्छा, इसमें क्या क्या आता है? सड़कें, पुलियां, ग्रामीण विद्युतीकरण, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास, मतलब गांव के रोजमर्रा के जीवन और विकास से जुड़े लगभग सारे काम इसमें शामिल हैं। बाप रे, ये तो पूरी लिस्ट है। तो कमीशन कह रहा है कि जिन इलाकों में ADCs पहले से हैं 6th शेड्यूल के तहत, उनको उनके मौजूदा कामों के साथ साथ ये 11th शेड्यूल वाले पंचायत वाले सारे 29 काम भी सौंप दो। हाँ। ये तो मतलब डबल ड्यूटी से भी ज्यादा हो गया। हाँ, आप कह सकते हैं, आपका सवाल बिल्कुल जायज है। कमीशन का इरादा शायद ये है कि ADCs को और ज्यादा मजबूत बनाया जाए, उन्हें एम्पावर किया जाए। मतलब सिर्फ कल्चरल प्रोटेक्शन तक सीमित ना रहें। हाँ, उन्हें सिर्फ कल्चरल प्रोटेक्शन या कस्टमरी लॉज तक सीमित न रखकर लोकल डेवलपमेंट के इंजन के तौर पर विकसित किया जाए। सोचिए, अगर एक ही बॉडी यानी ADC, ट्राइबल लैंड मैनेजमेंट 6th शेड्यूल के साथ साथ उसी इलाके में लोकल स्कूल चलाना, पीने के पानी की व्यवस्था करना, सड़कें बनवाना, ये सब 11th शेड्यूल के विषय भी देखेगी, तो कोऑर्डिनेशन बेहतर होगा थियोरेटिकली। हाँ, सैद्धांतिक रूप से प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन में बेहतर कोऑर्डिनेशन हो सकता है। रिसोर्सेज का शायद बेहतर इस्तेमाल हो सकेगा। लोगों को शायद अलग-अलग दफ्तरों के चक्कर कम काटने पड़ेंगे। लेकिन बड़ा लेकिन है यहाँ, क्या ADCs के पास इतनी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी है? क्या उनके पास ट्रेंड कर्मचारी, एक्सपर्ट्स हैं और सबसे जरूरी पैसा, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं सब करने लिए? बिल्कुल, यही तो असली चुनौती है। क्या उनके पास इतनी कैपेसिटी है और क्या उनके पास इतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज, इतना पैसा होगा कि वो ये सारे नए काम प्रभावी ढंग से संभाल पाएं? 6th शेड्यूल वाले काम ही अपने आप में काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं।
जिनमें स्थानीय सेंसिटिविटी का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। हाँ, वो तो है ही। अब 11 शेड्यूल के 29 विषयों की विशाल जिम्मेदारी और जुड़ जाए तो वर्कलोड और कॉम्प्लेक्सिटी कई गुना बढ़ जाएगी। कई एडीसीज तो पहले से ही फंड्स की कमी और एडमिनिस्ट्रेटिव वीकनेसेस से जूझ रही हैं। हाँ, ये तो सुनने में आता रहता है। फंड रिलीज नहीं हुए, स्टाफ पूरा नहीं है, तो क्या ये सिफारिश बिना कैपेसिटी बिल्डिंग और फाइनेंशियल सपोर्ट के मतलब खोखली साबित हो सकती है? बिल्कुल, इसीलिए ये सिफारिश लागू करने से पहले एडीसीज की कैपेसिटी बिल्डिंग पर, यानी उनके स्टाफ की ट्रेनिंग, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स को सुधारने और उन्हें पर्याप्त और समय पर फाइनेंशियल रिसोर्सेज मुहैया कराने पर बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। वरना इरादा नेक होते हुए भी जमीन पर नतीजा उल्टा हो सकता है। हाँ, और एडीसीज शायद ना घर की रहे ना घाट की, मतलब ना पारंपरिक काम ठीक से कर पाए ना विकास की नई जिम्मेदारियां निभा पाए। संक्षेप में कहें तो पावर दो, पर साथ में उसे इस्तेमाल करने की क्षमता और साधन भी दो। एग्जैक्टली, बिना तैयारी के बोझ डालना ठीक नहीं। ठीक है। अब एक और दिलचस्प सिफारिश है। कहा गया है कि वर्तमान असंतोष मतलब प्रेजेंट डिससैटिस्फैक्शन को देखते हुए पारंपरिक शासन व्यवस्थाओं ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ गवर्नेंस को स्वशासन सेल्फ गवर्नेंस से जोड़ा जाना चाहिए। ये असंतोष किस चीज को लेकर हो सकता है? क्या लोगों को मौजूदा फॉर्मल सरकारी व्यवस्था पसंद नहीं आ रही? सैटिस्फैक्शन कई वजहों से हो सकता है और नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग हिस्सों में इसके कारण और रूप अलग अलग हो सकते हैं। एक बड़ा कारण ये हो सकता है कि लोगों को लगता हो कि जो फॉर्मल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे पंचायतें, बीडीओ ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के दफ्तर, वो उनकी ज़रूरतों, उनकी उम्मीदों या उनके खास सांस्कृतिक मूल्यों, कल्चरल वैल्यूज को ठीक से नहीं समझते या एड्रेस नहीं करते। मतलब सिस्टम थोड़ा एलियन लगता हो, कटा हुआ। हाँ, शायद वहाँ ब्यूरोक्रेसी बहुत ज्यादा हो, काम करवाने में बहुत चक्कर काटने पड़ते हों, या फिर करप्शन की शिकायतें हों। लोगों को लग सकता है कि ये सिस्टम बाहरी है, उनसे कटा हुआ है। दूसरी और शायद ज्यादा गहरी वजह ये हो सकती है कि लोगों का अपनी पारंपरिक संस्थाओं, ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस पर भरोसा और जुड़ाव ज्यादा हो। उन्हें लगता हो कि उनके गांव का मुखिया, गांव बुरा या उनकी ट्राइबल काउंसिल या क्लैन एल्डर्स उनकी बात ज्यादा आसानी से सुनेंगे, उनकी समस्या जल्दी सुलझा देंगे और उनके साथ न्याय करेंगे, वो भी उनके अपने जाने पहचाने रीति रिवाजों के अनुसार। मतलब वो ज्यादा एक्सेसिबल, ज्यादा रिलेटेबल लगते हैं। अपने लगते हैं। बिल्कुल, जैसे किसी छोटे शहर या गांव में लोग शायद किसी बड़े अनजान सरकारी अस्पताल जाने के बजाय अपने पुराने भरोसेमंद फैमिली डॉक्टर के पास जाना पसंद करें। सही बात है, भरोसा होता है वहाँ। हाँ, क्योंकि वहाँ उन्हें अपनापन महसूस होता है, भरोसा होता है। तो ये असंतोष फॉर्मल सिस्टम की कमियों से भी उपज सकता है और ट्रेडिशनल सिस्टम के प्रति लोगों की गहरे भावनात्मक और ऐतिहासिक जुड़ाव से भी, या फिर दोनों का मिला-जुला नतीजा हो सकता है। तो कमीशन कह रहा है कि इन ट्रेडिशनल सिस्टम्स को, जिन पर लोगों का इतना भरोसा है, उन्हें अनदेखा मत करो, उन्हें साइडलाइन करने की कोशिश मत करो, बल्कि उन्हें फॉर्मल सेल्फ गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस जैसे एडीसीज या पंचायतें के साथ किसी तरह जोड़ो, इंटीग्रेट करो। हाँ, कुछ ऐसा ही। मतलब पुरानी और नई व्यवस्था मिलकर काम करें, जैसे आपने घर के फंक्शन का उदाहरण दिया था। हाँ, कि बड़ों की सलाह भी ले लिए और काम भी मॉडर्न तरीके से हो गया। बिल्कुल, लेकिन सबसे मुश्किल सवाल फिर वही आता है, ये जुड़ाव, ये लिंकेज होगा कैसे? What will be the mechanism of integration? क्या ट्रेडिशनल लीडर्स को पंचायतों या एडीसीज में कोई फॉर्मल रोल, कोई सीट दी जाएगी? क्या उन्हें वोटिंग राइट्स मिलेंगे? या उनके फैसलों को कोई कानूनी मान्यता मिलेगी पारंपरिक मामलों में? हाँ, या उनके फैसलों को खासकर पारंपरिक मामलों में किसी तरह की लीगल रिकग्निशन मिलेगी, या फिर उनकी भूमिका सिर्फ सलाहकारी, एडवाइजरी होगी कि भाई आप सलाह दे दो, मानना ना मानना हमारी मर्जी। ये बहुत नाजुक मामला है। ये टोकनिज्म नहीं होना चाहिए। मतलब एग्जैक्टली। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जुड़ाव सिर्फ नाम का ना हो, जिसे कहते हैं टोकनिज्म ना हो। ऐसा ना हो कि ट्रेडिशनल लीडर्स को मीटिंग में चाय नाश्ते के लिए बुला तो लिया, पर उनकी बात सुनी नहीं गई या उसे वजन नहीं दिया गया। जुड़ाव ऐसा होना चाहिए जो वास्तव में ट्रेडिशनल सिस्टम्स को एम्पावर करे, उन्हें लगे कि गवर्नेंस प्रोसेस में उनकी आवाज का महत्व है, उनकी भूमिका है। लेकिन साथ ही ये भी ध्यान रखना होगा कि उनकी अपनी ऑटोनॉमी, उनकी अपनी पहचान और उनका जो पारंपरिक अधिकार क्षेत्र है वो पूरी तरह खत्म न हो जाए।
मतलब एक ब्रिज बनाने की कोशिश बहुत। फॉर्मल और इनफॉर्मल के बीच। हाँ, ये एक तरह से फॉर्मल और इनफॉर्मल गवर्नेंस के बीच एक पुल, एक ब्रिज बनाने की कोशिश है, ताकि दोनों की ताकतों, स्ट्रेंथ्स का फायदा उठाया जा सके और कमजोरियों, वीकनेसेस को कम किया जा सके। ये उस असंतोष को एड्रेस करने का, लोगों को सिस्टम से जोड़ने का एक तरीका हो सकता है, जिसकी बात कमीशन कर रहा है। पॉइंट ये है कि ये मेल सिर्फ सतही नहीं, बल्कि स्ट्रक्चर और प्रोसेस दोनों स्तर पर मीनिंगफुल होना चाहिए। बिल्कुल सही। और आखिर में एक सिफारिश है नेशनल इमिग्रेशन काउंसिल बनाने की। अब इमिग्रेशन यानी प्रवासन, ये तो पूरे देश का मुद्दा है, फिर नॉर्थ ईस्ट पर इतना खास फोकस क्यों? देखिए, नॉर्थ ईस्ट का जिक्र यहाँ इसलिए बेहद अहम और ज़रूरी है क्योंकि ये रीजन माइग्रेशन, खासकर सीमा पार से होने वाले प्रवासन, क्रॉस बॉर्डर माइग्रेशन को लेकर ऐतिहासिक रूप से, सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से, मतलब हिस्टोरिकली, सोशो पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहा है। हाँ, ये बात तो है। आप देखिए, कमीशन ने जिन कानूनों की समीक्षा रिव्यू करने की बात कही है, उनका सीधा ताल्लुक नॉर्थ ईस्ट से रहा है। सिटीजनशिप एक्ट 1955, इलीगल माइग्रेंट्स डिटर्मिनेशन बाय ट्रिब्यूनल यानी IMDT एक्ट 1983। हाँ, वो जो बाद में रद्द हो गया था। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया, लेकिन उसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट खासकर असम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और फॉरेनर्स एक्ट 1946, इन सभी कानूनों का नॉर्थ ईस्ट के राज्यों पर, वहां के समाज और राजनीति पर बहुत गहरा और सीधा असर पड़ा है। आप इतिहास देखें तो पाएंगे कि वहां दशकों से माइग्रेशन को लेकर गहरी चिंताएं, डीप एंग्जाइटीज जाहिर की जाती रही हैं। इन चिंताओं का संबंध कई चीजों से है। जमीन और जो सीमित प्राकृतिक संसाधन है, लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज, उन पर बढ़ता दबाव, अपनी खास पहचान खोने का डर, कल्चर, लैंग्वेज। बिल्कुल, अपनी खास स्थानीय संस्कृति और भाषाई पहचान, यूनिक लोकल कल्चर एंड लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी के डाइल्यूट होने या खत्म होने का डर, और अपने ही राज्य में राजनीतिक प्रतिनिधित्व, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में बदलाव की आशंका। मतलब कहीं बाहर वाले ज्यादा ना हो जाएं। हाँ, कि कहीं बाहर से आए लोग संख्या में इतने ज्यादा न हो जाएं कि स्थानीय लोगों की आवाज ही दब जाए। आप याद कीजिए 1979 से 1985 तक चला लंबा असम मूवमेंट। हाँ, असम अकॉर्ड उसी के बाद हुआ था। बिल्कुल, जिसके बाद 1985 का असम अकॉर्ड हुआ। उसका एक मुख्य मुद्दा ही विदेशी नागरिकों की पहचान करना और उन्हें वापस भेजना, डिटेक्शन एंड डिपोर्टेशन ऑफ फॉरेनर्स था। या फिर हाल के वर्षों में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स NRC की प्रक्रिया, खासकर असम में। और फिर CAA पर जो बहस हुई। हाँ, और उसके बाद सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA 2019 को लेकर जो तीखी बहसें और जोरदार विरोध प्रदर्शन हुए, उनमें नॉर्थ ईस्ट सबसे ज्यादा मुखर था। ये मुद्दे वहाँ के लोगों के लिए सिर्फ कानूनी या राजनीतिक नहीं है, बल्कि उनकी पहचान, उनके भविष्य और उनके अस्तित्व से जुड़े भावनात्मक, इमोशनल और एग्जिस्टेंशियल मुद्दे हैं। सही बात है, बहुत डीपली फेल्ट हैं ये मुद्दे वहाँ। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? तो क्या ये नेशनल इमिग्रेशन काउंसिल एक तरह से इन जटिल, उलझे हुए और अक्सर विस्फोटक बन जाने वाले मुद्दों को हैंडल करने के लिए एक नेशनल लेवल हाई पावर्ड प्लेटफॉर्म होगा? काउंसिल बनाने का मकसद शायद ये है कि इमिग्रेशन से जुड़े तमाम पहलुओं, कानूनी पक्ष, लीगल फ्रेमवर्क क्या हो, मौजूदा कानूनों में क्या बदलाव चाहिए, सामाजिक असर, आर्थिक असर। हाँ, सामाजिक पक्ष, लोकल कम्युनिटीज पर क्या असर पड़ रहा है, इंटीग्रेशन कैसे हो, आर्थिक पक्ष, रोजगार, वेजेस और संसाधनों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, मानवीय पक्ष, ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न्स, रिफ्यूजीज वर्सेस इलीगल माइग्रेंट्स, और सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा, नेशनल सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस, खासकर बॉर्डर स्टेट्स में। इन सब पर एक समग्र, होलिस्टिक और व्यवस्थित, सिस्टमैटिक तरीके से विचार किया जा सके। मतलब एक जगह सब कुछ देखा जाए। बिल्कुल, नॉर्थ ईस्ट जैसे सीमावर्ती क्षेत्रों, बॉर्डर रीजन्स की विशेष परिस्थितियों, उनकी विशेष चिंताओं और उनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए एक सुसंगत, कोहेरेंट, तर्कसंगत, रैशनल और संतुलित राष्ट्रीय नीति, बैलेंस्ड नेशनल पॉलिसी बनाने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है।
इसमें संतुलन बनाना बहुत मुश्किल होगा। सिक्योरिटी कंसर्न्स, ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट्स, स्थानीय लोगों की चिंताएं। बिल्कुल, इसमें सिक्योरिटी कंसर्न्स को एड्रेस करना होगा, इंटरनेशनल लॉज एंड कन्वेंशंस का भी ध्यान रखना होगा, ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट्स को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, और सबसे बढ़कर स्थानीय लोगों की जायज़ चिंताओं और आकांक्षाओं, लेजिटिमेट कंसर्न्स एंड एस्पिरेशंस के बीच संतुलन साधना होगा। ये काउंसिल शायद केंद्र सरकार, रेलेवेंट राज्य सरकारों, सुरक्षा एजेंसियों, लीगल एक्सपर्ट्स और शायद सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों को एक मंच पर लाकर इन बेहद संवेदनशील मुद्दों पर एक राष्ट्रीय सहमति, नेशनल कंसेंसस बनाने की कोशिश कर सकती है। काम आसान नहीं है, पर जरूरत तो है। हाँ, काम आसान नहीं होगा, लेकिन इसकी ज़रूरत महसूस की जा रही है, खासकर नॉर्थ ईस्ट के कॉन्टेक्स्ट में। तो निचोड़ ये है कि ये काउंसिल इमिग्रेशन जैसे मल्टी लेयर्ड मुद्दे पर फ्रैगमेंटेड अप्रोच की जगह एक इंटीग्रेटेड नेशनल विजन बनाने का प्रयास कर सकती है, जिसमें नॉर्थ ईस्ट की आवाज़ को खास अहमियत दी जाए। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग, नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के भारतीय राजनीति इंडियन पॉलिटी के अध्याय 89, चैप्टर 89 पर हमारी आज की ये गहरी बातचीत सुनने वालों को पसंद आई होगी। यूपीएससी विषयों पर ऐसी और चर्चाओं के लिए द यूपीएससी पॉडकास्ट चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।